पैरा एसएफ में होने के लिए आपको एक मैडनेस लगती है, तो ये मैडनेस आती कहाँ से है? कौन है जो बोलेगा कि चलो मैं 10,000 फीट से कूद जाता हूँ। कहावत है हमारे यहाँ कि जब पहला राउंड फायर होता है या जब कांटेक्ट होता है तो आपका प्लान फेल हो जाता है। मेरे साथ 2 बार हुआ, एंटर हुआ मैं रात में, तब तक उन बंदों को पता लग जाता है। तो उन्होंने इतना हैवी फायर खोला, 5 या 6 बिल्कुल ऑन स्पॉट मारे गए थे। मेरी यूनिट के किसी बंदे को पास करना था ब्रिगेड हेडक्वार्टर में, उन्होंने पास कर दिया, बट जिसको बताना था वो भूल गया। नाले के पास से जा रहा हूँ और अचानक से फायर आना शुरू हो जाता है। खूब बिल्कुल लोगों ने LMG MMG सब खोल दी। लोगों को लगता है गोली चलाना बड़ा आसान है, फौजी है। जब आप हाई एल्टीट्यूड पे होते हो तो वहाँ पर फिजिक्स, कैलकुलेशन, ये इसका क्या रोल होता है? तो आप टारगेट आपका ऊपर है या टारगेट आपके नीचे है, इन दोनों के उसमें शिस्त के तरीके में अंतर आ जाता है। दुश्मन है, उन्होंने माइंस लगाए हुए, आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? 21 की जैसे एक टीम जा रही थी एंड जो पहला बंदा था उसने ट्रिप किया और उछल गया 8-10 फीट ऊपर, उसका पूरा पैर उड़ गया। छोटी छोटी गलतियां ही होती हैं जो शायद फौजी को भी मरवाती हैं और मिलिटेंट को भी मरवाती हैं। कश्मीर में, नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे मिलिटेंट इसलिए मारे गए कि वो ऐसा तो नहीं है लिए बम और फेंक दिए वहाँ पे, कई बार आपको वहाँ जाकर भी बम बनाना पड़ता होगा। एक आदमी को उड़ाने के लिए आपको कितना एक्सप्लोजिव चाहिए, हर एक का कैलकुलेशन होता है, वो अलग है। एक घर को उड़ाने के लिए कितना चाहिए उसका अलग है। स्पेशल फोर्सेस में स्लीप डिप्रिवेशन का एक बड़ा रोल होता है। क्या अब ऐसा है कि कहीं भी किसी पोजीशन में भी आप सो सकते हो? क्या होता है कि अचानक से धाड़ गिरता हूँ मैं, क्योंकि वो सामने वाला भी गिरा, वो भी सो रहा है, ठीक है, उसे सोना नहीं चाहिए था वैसे। प्यार में आप कैसे जीते? शादी कैसे हुई आप? So it was love at first sight? Yeah, love at first For you? sight. Yes, for me. The only issue was कि जो मेरी वाइफ है वो गोयल है, मैं जाट हूँ। फिर भी डिसाइडेड कि भाई हम शादी कर लेते हैं, कि घर वाले तो नहीं कराएंगे। एंड देन वी गॉट मैरिड इन आर्य समाज मंदिर। पहली बार घर मिला, घर तो मिल गया, बट हमारे पास तो पैसे ही नहीं थे। यू विल नॉट बिलीव कि जो मेरी मेड थी वो हमसे एक दिन बोलती है कि अरे दूध फट जाता है, आपके पास फ्रिज नहीं है, आप मेरे से एक फ्रिज ले लो, मेरे पास 2 फ्रिज है। अरे वाह। हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू द राव्या सारडा शो। आज हमारे जो गेस्ट हैं वो आपने उन्हें बहुत बार देखा होगा, बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा, लेकिन आज का जो एपिसोड है मैं प्रॉमिस करती हूँ बाय द एंड ऑफ द एपिसोड आप बोलोगे कि मज़ा ही आ गया। नंबर 1। नंबर 2, मैं इनका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि पैरा एसएफ वेटरन है और गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित, और इन्हें गो गेटर भी कहा जाता है। हर अवार्ड इनके पॉकेट में है, जहाँ पर भी गए हैं, जहाँ पर भी पोस्टिंग हुई है इनकी, कभी हारे नहीं हैं। प्लीज़ वेलकम लेफ्टिनेंट कर्नल कौशलेंद्र सिंह, सेना मेडल। हेलो सर, नमस्ते, वेलकम टू द शो। थैंक यू राव्या, नमस्ते, जय हिंद। जय हिंद। सर, आज का जो एपिसोड है हम बात करेंगे अबाउट द ऑपरेशंस, व्हाट हैपेंस बिहाइंड द सीन। आपने ना कहीं, मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी जहां आप कहते हैं कि पैरा एसएफ में होने के लिए आपको एक मैडनेस लगती है। यू हैव टू बी मैड टू बी इन इट। तो ये मैडनेस आती कहाँ से है? आपने पूछा कि मैडनेस आती कहाँ से है जी। अगर आप देखेंगे तो हर जो इंडिविजुअल है उसमें एक पागलपन होता है, किसी ना किसी में, किसी भी आप हर एक में होता है, बट वो डिपेंड करता है कि वो किससे कनेक्टेड है। अगर आप किसी मदर से बात करेंगे तो उसमें अपने बच्चे के लिए पागलपन होगा। आपने कितने सारे केसेस सुने होंगे जहाँ पर मदर शेर से लड़ गई या चीते से लड़ गई अपने बच्चे को बचाने के लिए। शायद वैसा ही पागलपन होता है सारे फौजियों में, एंड उनमें से जो थोड़े से एक्सट्रीम पागल होते हैं वो वॉलंटियर कर देते हैं पैरा एसएफ के लिए। तो जैसे जब मैंने किया तो मैं कमीशन हुआ था राजपुताना राइफल्स में, वहाँ पे बड़ी सारी ट्रॉफी जीती, बड़ा सारा काम हुआ, लाइन ऑफ कंट्रोल पे ऑपरेट किया पाकिस्तान के अगेंस्ट। फिर हुआ कि अभी इससे आगे करना क्या है। शायद मेरे अंदर हमेशा वो था कि मुझे आगे इम्प्रूव करना है, हर दिन इम्प्रूव करना है। अगर आप दुनिया में आए हो तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। अगर आप सेटल हो गए कि यार अब तो हो गया बस, तो हंगर टू इम्प्रूव, मतलब कुछ हर दिन, या करेक्ट। एंड जब आप कभी रात में सो तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि यार कुछ हुआ नहीं, कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, मैंने कुछ किया नहीं, मतलब कि शायद अगर मैं ये करता तो और बेटर रहता। तो मैंने फील्ड टू फील्ड वॉलंटियर किया। मैं कश्मीर में था, कश्मीर से मैंने मणिपुर के लिए वॉलंटियर किया और मैं आसाम राइफल आ गया। आसाम राइफल में हर दिन ऑपरेशन होते थे, हर दिन कुछ ना कुछ कॉन्टैक्ट होते थे। यहाँ काउंटर इंसर्जेंसी बहुत पीक पे थी उस समय वहाँ पर मणिपुर में। जब वो टेनर पूरा हुआ उसमें सेना मेडल मिला, बड़े सारे ऑपरेशंस हुए, बड़े सारे किल्स हुए, रेस्क्यू ऑपरेशंस किए, बड़े सारे लोगों को पकड़ा, मिलिटेंट्स को।
फिर हुआ कि अब क्या बचा है, मतलब अब इसके आगे की स्टेज कहाँ पर जाएगी। जी। तब ख्याल है कि चलो मैरून बेरे पहनते हैं, पैरासूट रेजिमेंट वॉलंटियर करते हैं, तो देन आई ऑप्टेड फॉर 23 पैरा एसएफ। अब आपने जो पूछा कि कहाँ से वो पागलपन आता है, जी। ठीक है, तो जब आप पहुँचते हैं तो पहली बात तो जब आप वॉलंटियर करते हैं तो आपने वो सिग्नल दे दिया कि वो किंग आपके उसमें है, या आपका वो पागलपन है, या वो एटीट्यूड है कि मुझे कुछ अच्छा अचीव करना है, एक और स्टैंडर्ड हाई जाना है, ठीक है। क्योंकि हम कहते हैं ना द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, यहाँ पे Correct. सर्वाइवल मैं ऑफ सबको यही मैड बताता होती हूँ। है, क्योंकि दिमाग को तोड़ देती है वो प्रोबेशन पीरियड, हाँ, है ना। तो लोग बाग बोलते हैं कि प्रोफेशन सर बहुत कठिन होता है, बहुत फिजिकली वैसा होता है। मैं बोलता हूँ फिजिकली, मतलब पर्सनली मेरा मानना है कि मेरे को इतना फिजिकल टफ नहीं लगा। अगर आप 10 किलोमीटर 20 30 40 किलोमीटर, हमारे वाले में 60 70 किलोमीटर भी हुआ था, ठीक है, वो आप दौड़ रहे हो, शायद सबके लिए एक जैसा है। आई हैव सीन सोल्जर्स मच मोर टफर देन मी, कि जो 6 फीट 2 इंच के हैं या बहुत देखने में बिल्टअप वो लगते हैं। जब 40 किलोमीटर होता है, 50 किलोमीटर होता है, देन वो टूट जाते हैं, वो साइकोलॉजिकली टूट जाते हैं कि नहीं हो रहा है, मेरा पीठ छिल गई है, पीठ से खून निकल रहा है, बिकॉज आप 20 किलो वजन कैरी कर रहे हो, पीछे अगर हल्का सा भी वो लूज हो गया तो वो रब करेगा। रब करते 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 क्या होगा, एक स्टेज आएगी जब आपकी पूरी खाल छिल जाएगी, स्किन उतर जाएगी, खून निकलने लगेगा, देन पैरों में ब्लिस्टर्स हो जाते हैं सभी के, एंड वो सबके होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक के हो गए 4 के नहीं होंगे, मैक्सिमम के ब्लिस्टर्स हो जाएंगे 30-40 किलोमीटर के बाद में। इट्स ऑल हेयर, घुटने जवाब दे देते हैं सभी के, सब बोलते हैं, सबको लगता है कि यार रुक जा, शरीर आपका बोलेगा कि रुक जाओ, कहाँ क्या कर रहे हो, स्क्रीम कर, यस, ठीक है, एंड आप दिमाग बोलेगा कि नहीं, अब अगर रुक गए तो आपने गिव अप कर दिया, ठीक है। तो कुछ लोग हैं जिनको लगता है कि नहीं यार वापस चलते हैं, जहाँ से आए थे, कंफर्टेबल लाइफ थी, वो चले जाते हैं। कुछ नहीं, मैं कहूँगा काफ़ी चले जाते हैं, ठीक है, मतलब 10 से 12% का सिलेक्शन रेट होता है। तो अगर 100 लोग आए तो उसमें से 10-12 सेलेक्ट होंगे और बाकी वापस चले जाते हैं। तो नथिंग अगेंस्ट देम, आई हैव सीन, मेरे बड़े सारे कलीग हैं जो मैं कहूँगा कि मुझसे भी शायद बेटर थे फिजिकली या मेंटली भी, बट शायद उन्होंने कभी सोचा नहीं, उनको लगा कि ठीक है जहाँ पर हैं हम वहाँ कंफर्टेबल हैं। बट यस, अगर आपको एसएफ में आना है, मैरून बेरे पहननी है, जंप्स करनी है, तो पागलपन होना चाहिए। कहते हैं ना कि कौन है जो बोलेगा कि चलो मैं 10,000 फीट से कूद जाता हूँ, पैराशूट खुलेगा तो ठीक है, नहीं खुलेगा तो खुल ही जाए, कुछ हो ही जाएगा, है ना। तो उसके लिए हल्का सा मैडनेस चाहिए, क्रेजी एकदम, मतलब वो ऐसे तो नॉर्मल को आएगा ही नहीं किसी भी। सर यू मस्ट बी पार्ट ऑफ कई सारे ऑपरेशंस आपने किए है ना, हाई स्टेक ऑपरेशंस आपने किए, म्यांमार जैसे आपने बताया, बहुत सारी जगह पे, नॉर्थ ईस्ट साइड में भी। लेकिन वो ऑपरेशंस के दौरान ऐसे कौन से हर्डल्स हैं जो आप फेस करते हो? जैसे आपको पता है कोई एक लोकेशन पे आपको जाना है, कैरिंग दैट 40 kgs का सामान, एंड फॉर हाउ मेनी डेज, थोड़ा सा आप डिटेल्स देंगे इसके बारे में? काव्य 2 तरह से होते हैं ऑपरेशंस। एक तो है कि आप कहीं जा रहे हैं और अचानक से एम्बुश हो गया और आप काउंटर एम्बुश कर रहे हैं, या आपको लगा कि कोई बंदा आ रहा है रात में, एंड देन यू आर लेइंग योर एम्बुश, और उसके बाद आप फायर फाइट में इन्वॉल्व होते हो। एक जो जनरली होता है कि आपके पास इनपुट आती है, कोई सोर्स है, कोई टिप आ गई, ठीक है, और वो आपको बताता है कि सर इस गांव में या इस जंगल में बंदे आएंगे, यहाँ से एक्स जगह से वाई जगह के लिए मूव करेंगे जी। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि पहले ही उस एरिया की बहुत अच्छे से रैकी कर लेते हैं। हमको पता होता है कि कौन से ट्रैक्स हैं, कहाँ जा रहे हैं, कौन सी सड़क है, कहाँ जा रही है, कहाँ पे मिलेंगे ट्रैक्स, कौन सा इलाका ऐसा है जहाँ से मिलिटेंट निकलेगा और कौन सा इलाका है जहाँ से शायद नहीं निकलेगा। तो वो पूरा मैप के ऊपर आप रैकी करते हो, उसकी डिस्कशन करते हो, ब्रीफिंग करते हो, प्लान बनाते हो, सारी टीम बैठती है, एंड जब वो टीम बैठती है तो उसमें सभी का सिर्फ बराबर होता है। ऐसा नहीं है कि मैं सीनियर मोस्ट हूँ या मैं ऑफिसर हूँ तो मैंने बोला कि ऐसे करेंगे। हो सकता है जो जेसीओ है, मेरे सूबेदार साहब है, या मेरा जो हवलदार है, उसका एक्सपीरियंस मेरे से भी ज़्यादा है, उसने कॉम्बैट हो सकता है मुझसे ज़्यादा देखी हो, तो वो बताएगा। एंड स्पेशली जब नए ऑफिसर्स आप आते हो तो यही लोग हैं जो आपको गाइड करते हैं, मेंटर करते हैं, बताते हैं। वो गलती होगी तो डांट भी लगाते हैं, मतलब वो बोलेगा कि नहीं ऐसे करोगे तो मरवा देंगे, बंदे मर जाएंगे हमारे, कैजुअलिटी हो जाएगी साहब, ये गलत है, ठीक है। तो वो बताते हैं, सिखाते हैं, तो पूरा आप डिस्कस करते हो कि किस तरह से इस ऑपरेशन को किया जाएगा। फिर जहाँ पोस्ट पे जिस पे भी हो आप, तो जब आप बाहर जाते हो तो आप इंश्योर करते हो कि इस तरह से बाहर जाओ कि किसी को ये नहीं पता लगे कि आपकी टीम किस साइड गई है। तो अगर ऐसा यह है कि शहर के अंदर है आपकी पोस्ट या ऐसी जगह पर है जहाँ पर आसपास हैं, तो हो सकता है कि आपको कई सारी पार्टियां निकालनी पड़े जी,
कि 5-6 पार्टियां गई और उनमें से एक पार्टी जो भी डेस्टाइंड है कि जहाँ पे जाना है वो वहाँ चली जाएगी, बाकी पार्टी आसपास घूम के आ जाएंगी। जी, तो पता नहीं चलने यस, क्योंकि जो मिलिटेंट है उनके भी सोर्स होते हैं, लीक हो जो लोकल्स हैं वो भी देख रहे हैं कि अच्छा, तो वो तुरंत बताएंगे कि 5 पार्टियां निकल गई हैं। अब 5 पार्टी निकली हैं तो उसको नहीं पता कि किसके लिए निकली हैं, कहाँ निकली हैं। जी, ठीक है। या हो सकता है अगर आप अंधेरे में इस तरह से निकल रहे हो कि कोई देख ही नहीं, आप मेन गेट से ना निकल के किसी दूसरी तरफ से निकल गए, जंगल, अगर पीछे जंगल है तो उस साइड से चले गए। जी जी। तो ये सारी चीज़ें आप इंश्योर करते हो कि आपका जो मूव है वो डिटेक्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके चलने से पहले आपने अनाउंस कर दिया कि हम जा रहे हैं ऑपरेशन के लिए। ठीक है। फिर जब आप जंगल में जाते हो, अब कई बार क्या होता है, जब मैं मणिपुर में था तो मैं अपनी वाइफ को बता के गया कि एक ऑपरेशन में जा रहा हूँ, मैं कल आ जाऊँगा, और मैं 7 दिन बाद आया। ठीक है। तो वो ऑपरेशंस कई बार डेवलप हो जाते हैं कि आप जिसके लिए गए वो खबर थी कि वो बंदा आएगा, वो नहीं आया, कोई पता लगा कि 2 दिन बाद आएगा, यू आर स्टिल वेटिंग, तो वो 2-3 दिन 4 दिन है। तो उसी तरह से आप अपना सेल्फ सर्वाइवल का लेके जाते हैं, राशन लेके जाते हैं, ड्राई राशन लेके जाते हैं, इंश्योर करते हो कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिससे किसी भी तरह की खुशबू या बदबू आ रही है, कोई फ्रेगनेंस आ रही है। बिकॉज जब आप जंगल में बैठे हो तो आपने देखा होगा कि पानी, सूखी हुई मिट्टी पे अगर पानी पड़ता है तो एक एरोमा आता है उसका। जी, मिट्टी की खुशबू तो आती है। मिट्टी की खुशबू आती है ना। सिमिलर वे में आपकी बॉडी की भी होती है, इसलिए कोई भी परफ्यूम नहीं लगाता, कोई भी डीओ नहीं लगाता है। मतलब आप कोशिश करते हो कि वो जो मिट्टी है या वहाँ का जो लोकल वेजिटेशन है आप उसमें मर्ज हो जाओ। आपकी बॉडी ऑर्डर भी वैसा ही हो जाना चाहिए। आप नहाएंगे नहीं, आप कुछ नहीं करेंगे, मतलब वो 3-4 दिन तक कैमोफ्लेज बोलते हैं ना, बिल्कुल उसमें हो जाते हैं। हाँ, आप उसी में हो जाएंगे। यस, आप कोई ऐसा मसाला या ऐसा खाने का सामान नहीं लेके जाओगे कि आपने वो पैकेट खोला और अचानक से दूर तक। बट फिर से मसालों की खुशबू तो आती है ना। नहीं, इसीलिए आप प्लेन लेके जाते हो कि आपने खुरमले ले लिए, या नमकीन शक्करपारा ले लिया, या आपने चने जो होते हैं सूखे चने या उस तरह की चीज़ ले ली, गुड़। तो उसमें जनरली इतनी खुशबू नहीं होती है, मतलब स्ट्रॉन्ग, मतलब ऐसा कोई भी खुशबू नहीं आएगी कि वो दूर तक मसाले वाला खाना कैसे खा लेते हैं फिर आप लोग? सब चल जाता है सब। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। उसके बाद अगर आप हाइड आउट में हो, हाइड आउट क्या है कि आप किसी उसमें जाते हो। नहीं सर, एक मिनट, ये जो है आपने बोला कि मसाले वाला खाना ज़्यादा नहीं लिया जाता है, क्या होता है जब ये खाना बनता है, और क्या इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है आप लोगों को? पहली बात तो आप कोशिश करते हो कि आप कोई भी ऐसी चीज़ ना लेके जाओ जो आपको बनानी पड़े, जिसके लिए आग जलानी पड़े। इजी टू कुक। हाँ, बिकॉज जैसे ही आप आग जलाओगे तो एक तो दूर तक उसका धुआं निकलेगा। तो अगर आपको जलानी भी है आग तो आप कोशिश करेंगे कि एक गड्ढा खोदेंगे, गड्ढे के अंदर आप उसको आग को जलाएंगे और उसका धुआं ना निकले, और रात में ही होगा वो, दिन में आप नहीं कर सकते हो। बिकॉज दिन में दूर से वो दिख जाएगा कि वहाँ पर कोई बंदा है जिसने आग जलाई है, और अगर एक जंगल में आप बैठे हुए हो तो या तो वो फौज है या आप फौज जिसके लिए आई है वो है, 2 ही लोग हो सकते हैं। ठीक है। तो बड़े सारे मिलिटेंट हैं जो इस तरह मारे गए कि जंगल में हमने देखा कि यार वहाँ पे आग जली हुई है। ये तो मतलब कोई है, हाँ, बहुत छोटी छोटी गलतियां ही होती हैं जो शायद फौजी को भी मरवाती हैं और मिलिटेंट को भी मरवाती हैं। कश्मीर में, नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे मिलिटेंट इसलिए मारे गए कि वो किसी लड़की को परेशान करने किसी के घर आते थे, फिर उसके भाई ने या उसके फादर ने खबर दी कि सर ऐसे ऐसे मेरी बेटी को या मेरी बहन को परेशान करती हैं, एंड फिर वो कॉर्डन किया गया, और नेक्स्ट टाइम जब भी वो आया तो वो लास्ट दिन था उनका। बहुत सारे मिलिटेंट इसलिए मारे गए कि वो पानी है, पानी का सोर्स जहाँ से पानी भर के लाना है, तो वो आएगा, वो पानी भरने आएगा। अगर हाइड आउट उसने कहीं दूर बना रखा है बट वो पानी लेने आएगा 2 दिन 4 दिन 5 दिन बाद, तो आप उस पानी के सोर्स के पास बैठे हुए कि जब वो पानी लेने आएंगे तब आप उनको मारोगे। ट्रैक कर लिया। यस, ठीक है। बहुत सारे, जब आप गीली मिट्टी पे या जंगल में आप जब चलते हो तो आप बता दोगे कि यहाँ से कितने लोग गए हैं, फुटप्रिंट्स गए हैं, क्या वो वजन कैरी कर रहे थे या बिना वजन के गए हैं। तो ये उससे समझेगा कि वो मिट्टी कितनी दबी हुई है, मिट्टी कितनी दबी हुई है, उसका जूते का निशान किस तरह का है, कितना पहले गया है, वो उससे भी पता लग जाएगा कि 2 दिन हो गए हैं, 4 दिन हो गए हैं। तो वो आपको सिखाया जाता है, ट्रैकिंग के कोर्सेज होते हैं जिसमें आपको सिखाया जाता है। दिस इज लॉजिक आल्सो एंड दिस इज स्टडी आल्सो। यस, है ना। यस जी, ठीक है। कितनी, अगर बंदा बहुत ज़्यादा वजन कैरी कर रहा है या उसके पीछे कुछ है, तो आप देखोगे कि जो झाड़ी के बीच की जगह वो ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है। अगर वो मेरे जैसा बंदा है, कोई वजन ही नहीं है, मैं कोई बैकपैक नहीं कैरी कर रहा हूँ, साइड में कुछ भी नहीं है, तो मैं केवल इतनी ही विड्थ या चौड़ाई बनाऊंगा। तो बहुत सारे
छोटे 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 इंडिकेटर्स होते हैं, बहुत ठीक है, वो आप ध्यान देते हो। तो इसीलिए होता है कि जब आप जंगल में जाते हो तो आपका दिमाग, आपकी आंखें सब कुछ कोऑर्डिनेट कर रही होती हैं। आप देखते हो, अच्छा आवाज़ आ रही है, जानवर की आवाज़ आ रही है, अच्छा, बिकॉज एक ब्रांच का टूटना दूर तक सुनाई देता है। तो जब आप चल रहे हो तो आपको ध्यान देना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपस में बातें कर रहे हो कि अरे कोई नहीं अभी तो, ठीक है। हाँ। हो सकता है दूर से कोई बंदा बैठा हुआ है, देख रहा है, एंड वो इंश्योर करेगा कि ठीक है, इनको इस किलिंग जोन में आने दो और तब इनके ऊपर फायर करेंगे। तो आपको जो स्काउट्स हैं, जो 2 बंदे आगे चल रहे हैं, वो बिल्कुल आपके आँख, कान, नाक, दिमाग सब कुछ वही है। बहुत ठीक है, आपको yes. टू एट द मोमेंट प्रेजेंट रहना पड़ेगा। सब जो पहला बंदा है उसने देखा, उसने अगर राइट साइड कवर कर रहा है, लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड कवर कर रहा है, वो देख रहा है, आगे भी देख, उसको आगे चलना भी है और इंश्योर भी करना है कि वो दूर तक देखकर, ऐसा तो नहीं है कि कोई जानवर आ रहा है। अब सपोज करिए कई बार क्या होता है, झाड़ी की आवाज़ आती है, अंधेरा है, झाड़ी में आवाज़ आई, सब लोग बैठ जाएंगे, कवर ले लेंगे, देखेंगे, फिर आप ध्यान से देखेंगे कि कोई जानवर निकला और चला गया, ठीक है। बट आपको वो करना पड़ेगा, क्योंकि अगली बार अगर आपने नहीं किया, आपने कहा कि जानवर ही था, तो हो सकता है वहाँ मिलिटेंट ही बैठा हो। एब्सोल्युटली। तो यस, फिर जब आप उस जगह पे पहुंचते हो, जब मैंने बताया कि आप पानी के सोर्स पे थे या जहाँ आग जल रही थी या जो हाँ खबर आई थी, उस जगह को आप कॉर्डन करते हो, आपकी टीम बैठती है, आप बताते हो कि स्काउट्स कहाँ बैठेगा, ठीक है, मेन फायरिंग पार्टी कहाँ बैठेगी, दूसरे बंदे कहाँ बैठेंगे। तो ये सारा टैक्टिक्स होती है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप प्लान करते हो कि जब यहाँ पे आएगा। टैक्टिक्स इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेज अ मेजर रोल, है ना। आपकी क्लेमोर माइंस कहाँ लगेंगी, कि अगर वो आता है, ट्रिप होता है तो क्लेमोर माइन फटेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने अपनी तरफ ही करके माइन लगा ली। क्योंकि तो, ये एक स्टडी है, मतलब तो ये आप कैसे डिसाइड करते हो कि कहाँ माइन लगेगी और कहाँ कैसे होगा? जो बेसिक्स होते हैं आपको सिखाए जाते हैं, एंड पैरा में क्या है कि हर दिन आप ट्रेनिंग करते हो, हर दिन ट्रेनिंग करते हो। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, बोलते हैं कि सर जब लड़ाई नहीं होती तो आप करते क्या हो? लोगों को लगता है कि फौज तो आराम से बैठी हुई है, लड़ाई तो कब हुई थी, सिंदूर हुआ था, उससे पहले कारगिल में हुआ था, उससे पहले, ठीक है, कि बाकी टाइम क्या करते हो? दिल्ली में बैठ के आप क्या करते हो, आगरा में बैठ के आप क्या करते हो जी? यही ट्रेनिंग होती है। हम लोग दिन रात यही कर रहे होते हैं, दिन रात। मतलब अगर आप यहाँ पे टारगेट लगा हुआ है, मैं यहाँ पे हो सकता है फायरिंग कर रहा हूँ और आप अपने टारगेट को यहाँ चेक करने आ रहे हो, वो इतना कॉन्फिडेंस होता है कि जो 1 2 3 4 5 टारगेट लगे हुए हैं, मैं 1 नंबर पे फायर कर रहा हूँ और 2 नंबर पे हो सकता है कि राबिया जाकर टारगेट अपना चेक कर रही है। तो वो विश्वास कब आएगा? राबिया को तभी आएगा जब उसको पता है कि हम दिन रात फायर कर रहे हैं और मेरा एक्यूरेट फायर जा रहा है, मेरे को अपने हथियार पर और अपने ऊपर विश्वास है, तभी आपको मेरे ऊपर विश्वास आएगा। मैथ्स जिसे हम कह सकते हैं। देन हम प्लान करते हैं कि उस वाले ऑपरेशंस में ऐसा हुआ था, तो इसको इस बार ऐसे नहीं ऐसे करेंगे। उस बार माइन जो लगाई थी या क्लेमोर जो लगाया था, उसका हल्का सा ऊपर चला गया था इफेक्ट, या ज़्यादा नीचे रह गया था, बंदे के चोट नहीं आई, ठीक है, वो बंदा इसलिए भाग गया। कई बार ऐसा होता है कि आप जहाँ मिट्टी है, जहाँ पर टेरेन है, वो ऐसा है कि आपने माइन अच्छे से लगा दी है, बिल्कुल सही लगाई, बट वो हल्का सा भी अगर हिल गई, मैं इस तरह से चलकर आ रहा हूँ, माइन को मेरे यहाँ हिट करना था, वो इतना हिट हुआ ही नहीं, या तो ऊपर से निकल गया या नीचे निकल गया। तो वो बड़े सारे उसके एंगल्स, डायरेक्शंस आपको देखने पड़ते हैं। तो वो ये सारा इसमें भी प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, यस आप प्रैक्टिस करते हैं। जी। मुझे एक बात बताइए कि ये जब हम ऑपरेशंस की बात ही कर रहे हैं, तो ऐसे भी कई बार हुआ होगा कि आप प्लान ए लेके चल रहे हो, यू हैव डिसाइडेड कि ऐसे करना है एंड दिस इज हाउ वी विल एग्जीक्यूट, बट वहाँ जाने के बाद फिर आपको प्लान बी पे जाना पड़ा एंड दिस इज हाउ यू सेव्ड योर टीम्स लाइफ। ऐसे हुआ है? बहुत होता है जी। जनरली कहते हैं कि जब फायर होता है ना, यस मैं बताता हूँ आपको। एक तो कहावत है हमारे यहाँ कि जब पहला राउंड फायर होता है या जब कांटेक्ट होता है तो आपका प्लान फेल हो जाता है। मतलब फौज में या लड़ाई में ना, सबसे पहली जो कैजुअलिटी होती है वो आपके प्लान की होती है, बिकॉज आपने एक प्लान बनाया था कि सब कुछ ऐसे होगा, पर जो सामने वाले बंदे हैं, जो आपका दुश्मन है, वो किसी भी तरह से बिहेव कर सकता है। आपने कहा कि वो हो सकता है लेफ्ट से राइट आ रहा है, उस दिन हुआ कि वो राइट से लेफ्ट आ रहा था जी। आपने बोला कि वो इसी रास्ते से आएगा, हो सकता है वो पीछे से आ रहा हो, आपके ऊपर से आ रहा हो। आप स्मार्ट हो तो वो क्यों करे, वो भी स्मार्ट है, यस। वो हो सकता है कि, या फिर उसका लग था कि उस दिन उसने बोला कि मैं ऐसे नहीं ऐसे चलता हूँ। तो मेरे साथ 2 बार हुआ। एक बार खबर थी कि बहुत बड़ा ग्रुप है जो इंडक्ट हुआ है एंड वो आएगा, उसके बाद मेरे को बोला गया कि मैं अपनी टीम लेके, एक पहाड़ था कि वहाँ उसके जंगल में बैठना है। मैं बैठा, 2 दिन हो गए थे बैठे हुए। तीसरे दिन हमको पता लगता है कि कांटेक्ट हो गया है, जो दूसरी टीम बैठी हुई थी पहाड़ के उस तरफ, उनका कांटेक्ट हो गया
एंड आई थिंक 5 या 6 मिलिटेंट मारे गए, एक जो ऑफिसर थे उनके चोट लग गई, उनको बुलेट्स लगी। तो मेरे सीईओ ने बताया कि आप डीइंडक्ट हो जाओ, वापस चले जाओ, कि शायद अभी वो ग्रुप वापस चला गया होगा, कि इतना फायर फाइट हुआ है तो वापस चला गया होगा। ये रेडियो सेट पे मुझे पास होता है कि आप डीइंडक्ट हो जाओ। सेट रख देते हैं हम लोग। फिर मेरे को लगता है कि नहीं, आज नहीं जाऊंगा, कि इतना बड़ा ग्रुप था, हो सकता है कुछ बंदे मेरी तरफ भाग के आए मेरे डायरेक्शन में, तो वो हमें वो मिल जाएंगे, 5-6 मिल जाएंगे, जितने भी मिलेंगे जो आएंगे। मैं नहीं जाता हूँ, बट ये जो कम्युनिकेशन था ये पास हो गया, इंटरसेप्ट हो जाता है। जो वो मिलिटेंट थे उनको शायद पता लग जाता है। तो एक दूसरी टीम थी, IRB होती है, इंडियन रिजर्व बटालियन होते हैं, वो लोग जिस रास्ते से मुझे जाना था वो उस रास्ते से जा रहे थे। उनको नहीं पता था IRB को कि ऐसा कुछ हुआ है। एंड ये जो मिलिटेंट थे, इनको लगा कि मेरी टीम आ रही है, बिकॉज जो मिलिटेंट है वहाँ लोकल मिलिटेंट है नॉर्थ ईस्ट में, वो IRB पे जनरली फायर नहीं करते हैं। और उन्होंने इतना हैवी फायर खोला कि उसमें आई थिंक 5 या 6 बिल्कुल ऑन स्पॉट मारे गए थे, और 15-16 बहुत इंजर्ड थे। ये हुआ। फिर अगले दिन जब मैं वहाँ गया तो मैंने बताया कि सीईओ को कि ऐसे है, एंड प्रॉपर न्यूज़पेपर में आया कि हमने इनके लिए फायर नहीं किया था। मतलब दे थॉट कि वो मेरी टीम होगी। फिर मैंने बोला कि ठीक है, मैं प्लान करता हूँ कि ये कौन थे, कहाँ थे, किस तरह से थे। और प्लान करके एक बंदे की खबर आई कि इस घर में कुछ बंदे हैं जो उनमें से उनके पार थे, उस टीम के पार थे जिन्होंने ये फायर किया था। हम लोग जाते हैं कैप्चर करने के लिए। अब जो घर था, एंटर हुआ मैं रात में कि इस घर में है, तो सोर्स ने बताया कि इस घर में है। अब उस घर में कहीं पे भी हो सकते हैं। आई वॉज नॉट हैविंग एनी आइडिया कि उस घर का लेआउट कैसा है। ठीक है, कि दिखाई दे रहा है। मणिपुर में अगर आप जाएंगे तो घर का क्या है कि बाहर एक फेंस टाइप की होती है, अंदर एक पानी भरने के लिए एक जगह होती है, फिर अंदर उस तरह से कि कितना बड़ा घर है वो लेआउट वैसे रहेगा कि एक आंगन है, फिर अंदर वो कुछ कमरे होंगे। तो मैं जाता हूँ, मैं और मेरा एक बड़ी था, हमने गए जहाँ उसने बताया कि शायद ये वाला कमरा होगा। खोला एंड देखा तो उस कमरे में वो फैमिली सो रही है जी। तो जब उससे पूछा कि वो कहाँ है, बंदे कहाँ हैं जो आए थे, तो उन्होंने बोला कि वो पीछे की तरफ है। ठीक है, अब इतनी देर में हम भागकर पीछे जाते हैं, तो वो प्लान ए तो मेरा चला गया, क्योंकि हमारा ये था कि जैसे ही जाएंगे हम उनको पकड़ लेंगे। हाँ, पीछे भाग के जाते हैं प्लान B के लिए कि भाई चलो कवर करते हैं। तब तक उन बंदों को पता लग जाता है, बिकॉज दरवाज़ा खुला, हम कमरे के अंदर गए, बात हुई, वो पता लगता है। वो उठ के अपना हथियार उठाते हैं, बट शायद हमारी स्पीड वो बीट कर जाती है, और जैसे ही वो हथियार उठा के खड़े होते हैं, हम लोग पहुँचते हैं और पकड़ लेते हैं उनको। तो मतलब थोड़ा गुत्थम गुत्था वाली लड़ाई होती है और पकड़ लेते हैं जी। अब यहाँ पर 2 चीज़ें थी कि यही बंदे अगर जंगल में मिलते तो शायद पकड़ना होता ही नहीं, बिकॉज ये फायर खोलते और हम फायर खोलते। ठीक है, तो मैं कहूँगा कि उनका गुड लक था कि वो पकड़े गए। मेरा गुड लक ये था कि मैं थोड़ा सा जल्दी पहुँच गया, क्योंकि अगर वो फायर कर देते, मैं दरवाज़ा खोलता और वो फायर कर देते, तो वो मेरा लास्ट डे होता जी। तो बड़ी सारी इस तरह के ऑपरेशंस होते हैं कि जब आप जाते किसी चीज़ के लिए हैं एंड आपको करनी दूसरी चीज़ पड़ती है कि ठीक है, मतलब ये रूटीन ही हो जाता होगा, वो रूटीन हो जाता है आपको। यस, आपको ऑन द गो वो चीज़ चेंज करनी पड़ेगी, आपको ऑन द गो उसमें इवॉल्व करना पड़ेगा कि अभी इसको ऐसे नहीं, ऐसे करना पड़ेगा जी। सर एक बात बताइए, हम असॉल्ट सुनते हैं कई बार, है ना, लेकिन उसके पीछे का जो रीस होता है, जैसे कई दिन तक चलते रहना, जैसे आपने बताया, सामान लेके फिर गीली मिट्टी में पड़े रहना कई दिनों तक, तो ये सब के पीछे ना उसके बाद ये बॉडी जो है, ये इंड्योरेंस कैसे बिल्ड हो जाता है? एंड्योरेंस एक तो ट्रेनिंग बिल्ड करती है। बराबर खाना नहीं, आप सोचिए। नहीं, खाना पता है, बिकॉज नाउ योर माइंडसेट इज इन दैट वे ना, यू आर ट्रेन्ड फॉर दैट। देखो मैं बताता हूँ, जब आप उस तरह के ऑपरेशंस में होते हो ना, तो आपको भूख नहीं लगती है जी। शायद जब वो ऑपरेशन खत्म हो जाता है, या जब आप किल कर चुके होते हो, कांटेक्ट हो गया, आपने बंदे मार दिए, उसके बाद आपको लगता है कि अरे 2 दिन हो गए, भूख मतलब खाना नहीं खाया था। अदरवाइज मेरे को जितना याद आ रहा है, आप भूख और प्यास आपकी ना एक तरह से वो डेड हो जाती है, आपको पता ही नहीं लगता है, वो दिन निकल जाते हैं।
लगे हुए हैं, आप कांटेक्ट के साथ लगे हुए हैं, अपने सोर्स के साथ लगे हुए हैं, या इस ऑपरेशन में आपका ध्यान है, आप पानी पीते रहेंगे बीच बीच में, या थोड़ा बहुत कुछ चना खा लिया अदरवाइज, बट प्रॉपर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भूख लगी है चलो बैठ के खाना खाते हैं। पहला। दूसरा आपने बोला कि उस एंड्योरेंस को डेवलप कैसे करते हैं। एंड्योरेंस ट्रेनिंग से डेवलप होता है जी। ठीक है, आप जब ट्रेन कर रहे हो, आपका सिलेक्शन प्रोसेस ऐसा था, उसके बाद आप हर दिन ट्रेनिंग कर रहे हो, आपको पता है। एंड थर्ड ना, 100 बार आप ऑपरेशन जाते हो ना, तो तब जाके 2 या 3 बार आपका कांटेक्ट होता है। ठीक है, आप जंगल में तो बहुत बार जाते हो, खबर बहुत बार आती है जी। आप जाएंगे, कॉर्डन भी करेंगे, जंगल में जाके एम्बुश भी लगाएंगे, कई दिन बैठेंगे, रात भी बैठेंगे, बट हर बार कांटेक्ट नहीं होगा। कांटेक्ट 3 या 4 बार होगा। एंड उसमें से कई बार ऐसा होता है कि 1-2 बार मिलिटेंट बच के भी भाग जाता है। पहले फायर खुल गया या ज़्यादा अंधेरा था, फायर खुला, उसकी गोली लगी, बट फिर भी वो भाग गया। हाँ। तो ये प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है ना, नहीं? आई मीन प्रेशर, जब आप जाते हो तो वो एक लाइन होती है ना, जितने जा रहे हैं एज अ लीडर हम उतने सारे वापस आएंगे। यस, मतलब हैंडल दिस प्रेशर देन। मेरे जैसे ये लाइन मेरे लिए बड़ी वो होती थी कि मुझे लगता था कि मेरी टीम जिस तरह से गई है वैसे ही वापस आए। एंड शायद कश्मीर, मणिपुर और बाकी जितने भी मेरा ऑपरेशनल टेन्योर थे जी। उसमें केवल एक बार ऐसा हुआ था कि जब मेरे बंदे की चोट लगी थी, गोली नहीं लगी थी, बट यस वो गिर गया जंगल में ऑपरेशन के टाइम पर, तब चोट लगी। तो कुछ ऑपरेशंस में क्या होता है कि आप जाते हैं एंड आपको फील होता है कि जो आपकी टीम का कोई बंदा है जो उस दिन सही नहीं है, या शायद उसको मेंटल फैटीग हो गई है, थक गया है, तो आप, मैंने 1-2 बार विड्रॉ भी किया हुआ है कि नहीं यार आज नहीं करेंगे, आज वापस चलते हैं। मतलब टीम में अगर बंदे ऐसे हैं कि जिनको सही नहीं लग रहा है, मतलब फिजिकली दे आर नॉट फिट, जी। एंड टीम क्या होती है ना कि टीम इतनी वो हो जाती है, उसको लगता है कि नहीं नहीं सर बिल्कुल सही हो, मैं चलूँगा। बट जब आप जाते हो तो आपको थोड़ी देर बाद पता लग जाता है, 5-6 घंटे में पता लग जाता है कि बंदे में प्रॉब्लम है। अब बंदा खांसी कर रहा है ज़्यादा, तो वो वैसे भी एम्बुश में नहीं बैठ सकता है। बंदे का फीवर आ रहा है, तो हो सकता है कि वो अपने लिए खुद नुकसान करा ले। जी जी जी। तो वो प्रेशर उस तरह का प्रेशर नहीं होता, बट यस कंसर्न है, आपको अपनी टीम पे डिसीजन जी अकॉर्डिंगली। ये बताइए, आपने भी खाने पीने की बात करी, ऐसा कौन सा खाने का पदार्थ है जिससे आपको मतलब एनर्जी मिलती है हमेशा, एंड ऑल ऑफ यू मोस्टली कैरी इट? ड्राई फ्रूट्स हैं जी। चने हैं, देन शक्करपारे हैं, ज़्यादा एनर्जी। शक्करपारे तले हुए हैं, तो आप उसको क्या है, बट वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, कई दिन चल जाते हैं। तो आप शक्करपारे खाते हैं, मीठे शक्करपारे, नमकीन शक्करपारे, बड़ा एक कॉमन है, सारे फौजी शक्करपारे खा रहे होते हैं, सारे फौजी चने खा रहे होते हैं। राइस का एक डिश बन जाता है, जो सूखे राइस, उसको फ्राई आप करके उसको आप कैरी कर सकते हो। कई बार आप उसको उसमें पानी डाल लो और फिर खा लो, तो वो आपको थोड़ा सा कार्ब भी दे देता है, एनर्जी भी दे देता है। ओके। एंड ड्राई फ्रूट्स हैं, कुछ लोग चॉकलेट कैरी करते हैं स्पेशली हाई ऑल्टीट्यूड में, तो आप चॉकलेट कैरी कर लेते हो। जी। कोई डेयरी मिल्क का स्टोरी क्या सुना था मैंने अभी, एक ऑपरेशन सिंदूर के समय कोई डेयरी मिल्क का कोई स्टोरी था क्या? नो नहीं मुझे नहीं पता, बट रिलेटेड टू डेयरी मिल्क। बट क्या होता है कि जो हाई ऑल्टीट्यूड में डेयरी मिल्क बहुत आती है हमारे पास ना, मतलब राशन में आती है, सप्लाई होती है वो आपको। बट उसकी भी एक कहानी क्या होती है कि हाई ऑल्टीट्यूड में आपकी भूख मर जाती है, आपको भूख उतनी लगती नहीं है जी। एंड आपकी बॉडी बर्न कर रही है, एनर्जी बर्न कर रही है, एंड कैलोरी वहाँ रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। अगर आपको यहाँ दिल्ली में 2200 कैलोरी चाहिए, तो आपको वहाँ पे 4500 कैलोरी चाहिए। एंड वो इसलिए चाहिए होती है कि एक आप फिजिकली एक्टिव भी हो, आप पेट्रोल कर रहे हो, वेट लेके कैरी जा रहे हो, एम्बुश में बैठ रहे हो, तो आपको हाई कैलोरी चाहिए। तो हमारे पास जो राशन आता था जी, कुछ दिनों बाद हमें लगता था कि हमें खाना ही नहीं है, तो वो डेयरी मिल्क के कुछ लोग बाग फिर ट्राई करने लगते हैं कि कोई उसका हलवा बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, एंड बड़े डिफरेंट जब आप पोस्ट के अंदर होते हो तो ट्राई करते हैं इन्हीं चीज़ें। नाइस सर। एक ये सीन है कि हम लोगों को लगता है गोली चलाना बड़ा आसान है, फौजी है, एम एंड फायर, लेकिन जब आप हाई एल्टीट्यूड पे होते हो तो वहाँ पर फिजिक्स कैलकुलेशन, ये इसका क्या रोल होता है? अ लॉट ऑफ पीपल डू नॉट नो। सब ट्रेनिंग देखते हैं कि हाँ ट्रेनिंग इतनी हार्ड है, रिगरस है, तोड़ देती है बॉडी को, बट देयर इज अ लॉट ऑफ स्टडी ऑल्सो बिहाइंड। इसके बारे में लोग नहीं जानते वेपन कि ऐसा नहीं है ना कि मैंने यूं लिया और गोली मार दिया, आपको कैलकुलेशन भी करना पड़ता है कि हाँ कितनी बार ऐसे बताइए। बहुत बार होता है। होता क्या है, मैं अपना ऑपरेशन बताता हूँ एक बार कि ट्रेनिंग का अंतर क्या होता है कि फौजी और मिलिटेंट, मतलब लोग बोलते हैं कि यार इतने फौजी नहीं मरते जितने मिलिटेंट मर जाते हैं।
बिकॉज वो फौजियों ने 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 10 साल ट्रेनिंग करी है, मतलब वो ट्रेन हो रहा है, हर दिन ट्रेन हो रहा है। मिलिटेंट उतना ट्रेन नहीं है, अगर मिलिटेंट उतना ट्रेन होने लगता तो फिर वो इस तरह की सीआई नहीं होती, प्रॉपर शायद वॉर हो रही होती जी। तो मेरा सेकंड या थर्ड ऑपरेशन था, मेरे खबर आई कि एक गांव बूढ़ा है कुकी गांव का, उसको किडनैप करके लेके जा रहे हैं। आई स्टार्टेड चेसिंग देम एंड एक पहाड़ी थी वहाँ पे, जब उन्होंने देखा कि मैं बहुत पास आ गया हूँ और उन्होंने गाड़ी रोकी, गांव बूढ़े को उसमें छोड़ा और 3 बंदे उन्होंने पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। और मैं और मेरे साथ 2 लड़के और थे, बाकी टीम पीछे जो आ रही थी बड़ी वाली गाड़ी में, मैंने उनको बोला कि आप इस गांव बूढ़े को संभालना, मैं जाता हूँ उनके पीछे। तो हम तीनों भाग रहे हैं, आवाज़ आती है फायर की और चिन की आवाज़ आती है, मतलब जब वो ना पिट सी निकल रही है, अब जब आप गोली आपके पास से निकलेगी कान से ना, तो हुआ क्या कि वो ऊपर है और वो मेरे ऊपर फायर कर रहा है। तो जब आपने जो पूछा ना कि स्टडी क्या होती है, कि जब आप टारगेट आपका ऊपर है या टारगेट आपके नीचे है, इन दोनों के उसमें शिस्त के तरीके में अंतर आ जाता है कि आप कहाँ पे टारगेट पे शिस्त लोगे। डिस्टेंस, अगर आपने 300 मीटर की रेंज लगा रखी है और 100 मीटर पे टारगेट है, तो आपकी गोली ऊपर से जाएगी या नीचे से जाएगी, मतलब उसका भी डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, कितनी डिस्टेंस पर कितनी डिफ्लेक्शन होगा। अगर जब स्नाइपर आप फायर करते हो तो अगर 800 मीटर पे फायर कर रहे हो तो हवा का कितना डिफरेंस आएगा, अगर 1000 पे कर रहे हो या 1200 मीटर पे कर रहे हो, बीच में वैली है या प्लेन है, तो बड़े सा हर चीज़ का डिफरेंस आता है। तो आप जब शिस्त ले रहे हो तो आपको पता होना चाहिए। तो उसने 3 या 4 राउंड फायर किए और चारों राउंड टचवुड, मतलब मैं मेरे ऊपर से या वैसे निकल गए और मेरे साथ जो लड़का था उसने मेरे को पकड़ा कि नहीं साहब नीचे आओ, फायर आ रहा है। ठीक है, एंड फिर जब हमने लिया तो ठीक है, मेरे को पता है कि कहाँ लेना है, कैसे लेना है, कहाँ गिराना है, तो इसका अंतर आ जाता है जी। हाई ऑल्टीट्यूड में वेपन थोड़े से और बिहेव अलग करते हैं, अगर ज़्यादा आप हाई ऑल्टीट्यूड में चले जाओगे, बिकॉज वहाँ पर जो एयर है वो रेयर हो जाती है, मतलब कम है, ऑक्सीजन कम है, वो सारी चीज़ें, तो इसका इफेक्ट अलग होता है। तो यू हैव टू कैलकुलेट एवरीथिंग देन। आप कैलकुलेट नहीं करते हो, आप अगर वहाँ जाके ऑपरेट करोगे तो आप पहले जाके अपने फायर को जीरो करोगे। जीरो का मतलब होता है कि आप रेंज पे जाते हो और फायर करते हो, फिर आप देखते हो कि जहाँ मैं नॉर्मल जो मैं असिस्ट ले रहा था टारगेट के ऊपर, वो गोली ऊपर लग रही है, नीचे लग रही है, कहाँ लेफ्ट जा रही है, उसके अकॉर्डिंग आप फिर अपने वेपन को सेट करते हो, फिर दोबारा फायर करते हो, फिर कुछ अगर प्रॉब्लम है फिर सेट करते हो। जब आपको लगता है कि मैंने यहाँ पर एम किया था और यहीं पर मेरी गोली आ रही है, इट मीन्स कि आपका वेपन फिट फॉर फायर है आपके अकॉर्डिंग। हो सकता है वो आपके अकॉर्डिंग ना हो। वेरी क्विक इन सेटिंग ऑल ऑफ दिस। हाँ, तो ये सारी चीजें आप प्रैक्टिस में करते हो, ट्रेनिंग करो। नहीं, ये आप ऑपरेशन में नहीं करते। अच्छा, ऑपरेशन में जो आपका वेपन, इसीलिए जो वेपन होता है ना, वो मेरा वेपन है जी। मेरा वेपन मेरे अकॉर्डिंग जीरो है। अगर आप उसको लेके जाओगे तो आपको अपने अकॉर्डिंग जीरो करना पड़ेगा, बिकॉज आपकी देखने की तरतीब, आपका जो ये सिर लगाने का है वो अलग होगा मेरे से जी। एब्सोल्युटली। आपको ट्रिगर दबाने का तरीका मेरे से अलग होगा, आपका जो होल्डिंग है, जो लोग इस अंगूठे को ज़्यादा दबा देते हैं उनका फायर अलग जाएगा, जो इन उंगलियों को ज़्यादा ऐसे कर देते हैं उनका फायर अलग जाएगा, जो कंधे से ज़्यादा टाइट कर देते हैं उनका अलग जाएगा। बहुत सारे लोग होते हैं जो ट्रिगर को जब दबाते हैं, कुछ लोग ऐसे दबाएंगे जो एकदम सही तरीका है, कुछ लोग ऐसे कर देंगे, हल्का सा झटका देंगे, उसका फायर अलग जाएगा, कंधा आपने हिला दिया उसका अलग जाएगा। तो वो आपको अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग उस वेपन को एडजस्ट करना है जी। जी, सुन ले लोग कि ऐसा नहीं है कि मारा गोली नहीं, लोग जो मैक्सिमम लोग हैं उनको जरूरत नहीं है इसकी, वो फौज कर लेगी। नहीं, वो बात नहीं है, बट वो जो एक assumption है, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। मतलब जब सामने से फायर आ रहा है तब उस समय आप कितने कूल हैं, यस, वो बहुत मैटर करता है। नाइट के टाइम पे नाइट विजन है तो बड़ी तकलीफ होती होगी। अभी बहुत बेटर आ गए हैं। पहले जो नाइट विजन थे वो ऐसे थे कि अगर आप ज़्यादा देखने लगो तो आँख दर्द करने लगेगी, सिर दर्द करने लगेगा, एंड बहुत क्लियर नहीं थे। अभी बहुत अच्छी क्वालिटी के नाइट विजन्स आ गए हैं, एंड बट यस, आपको उसके साथ प्रैक्टिस करनी पड़ती है। उसके बाद अगर आपके वेपन के ऊपर नाइट साइट लगी हुई है तो आपको उस वेपन को उस साइट के साथ भी जीरो करना पड़ेगा जी। एंड अगर वो नाइट साइड हिल गई तो आपने, हो सकता है कि नाइट साइड में आप बंदे को सामने देख रहे हो बट आपका फायर हो सकता है उसके लेफ्ट राइट जा रहा है या ऊपर नीचे जा रहा है, तो आप इस चक्कर में तो अपने ही बंदे मर जाएंगे। अपने बंदे नहीं, एक्चुअली आप वो भी इंश्योर करते हो कि जब आपको फायर खोलना है तो कहाँ है। बट यस, ब्लू एंड ब्लू जो आप बता रहे हो जी, वो कई बार अगर कन्फ्यूजन है तो फायर आप, चांसेस हैं कि आप अपने बंदे के ऊपर फायर करो अगर कोई दूसरी टीम उस एरिया में घूम रही है, तो वो बहुत कम्युनिकेशन इतना क्लियर होना चाहिए कि अगर कोई दूसरी टीम भी है और मेरी टीम भी बैठी हुई है तो हमें पता होना चाहिए कि उस टीम मेरे इलाके में तो नहीं आ रही है। तो सपोज करिए कि मैं एक पहाड़ के ऊपर
एम्बुश लगा के बैठा हुआ हूँ। मेरे साथ हुआ है ये। एक प्लान था कि मेरी एक टीम एक दूसरे इलाके में जाएगी, और जिस इलाके में जाएगी वहाँ बीच में एक और बटालियन का इलाका था कि उसको क्रॉस करते हुए जाएगी जंगल में से, और मेरे को कहीं ऑपरेट करना था। यहाँ पर इस जंगल में जो यहाँ कंपनी बैठी हुई थी जिनकी टीम, वो रात में बैठे हुए हैं थर्मल इमेजरी लगा के, थर्मल साइट लगा के, और वो देख रहे हैं। मेरी यूनिट के किसी बंदे को पास करना था ब्रिगेड हेडक्वार्टर में और हेडक्वार्टर में कि भाई वो इनको बता दे। उन्होंने पास कर दिया, बट जिसको बताना था वो भूल गया। तो इनको नहीं पता था कि आज रात मेरा मूवमेंट है। और मैं नाले के पास से जा रहा हूँ और अचानक से फायर आना शुरू हो जाता है। दौड़ खूब, बिल्कुल लोगों ने एमएमजी सब खोल दी। बिकॉज यहाँ जो बैठे उन्होंने देखा यार क्या बात है, उनको हथियार दिखाई दिए, 10-15 बंदे दिखाई दिए। उन्होंने बोला आज तो एकदम अशोक चक्र, परमवीर चक्र सब मिल जाएगा आज। बिकॉज मैं अगर उनकी जगह होता, मुझे नहीं पता, मैं बैठा हुआ हूँ रात में एकदम अपनी वेपन्स लेके सर्च कर रहा हूँ, एंड खबर है कि भाई मिलिटेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें हैं। एंड मेरे को पता था कि यहाँ पर मेरी ही मतलब फौज के ही बंदे बैठे हुए हैं। हम लोग नाले में जंप करते हैं, पास करता हूँ मैं कि ऐसे ऐसे मेरी उस पर फायर आ रहा है, ठीक है उनको पास करो। फिर वो पास होता है, उनका मेरे से कनेक्ट होता है। तो मैं बोलता अरे सर आप मेरे ऊपर फायर कर रहे हो। बोलते नहीं यार 10-12 बंदे थे। मैंने कहा वो मेरी ही टीम थी, रुको देखो मैं सिग्नल करता हूँ। तो कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। जी। आपस में आपको पता होना चाहिए कि इस पूरे इलाके में कितनी टीम ऑपरेट कर रही हैं, कौन कौन है, कहाँ हैं, आपस में कनेक्ट है या नहीं है। ठीक है, अब कई बार जब पहाड़ में हो, आप यहाँ पर हो और यहाँ पर हो तो कम्युनिकेशन हो जाएगा, बट अगर आप यहाँ और मैं यहाँ पर हूँ तो कम्युनिकेशन नहीं होगा, बिकॉज लाइन ऑफ साइट पे कम्युनिकेशन काम करता है। बट अभी बहुत एडवांस डिवाइसेस आ गए हैं, कई सारी चीज़ें इंप्रूव हो गई हैं, तो आप सेट करते हो कि कम्युनिकेशन पर ये रात को गोली चलाना इट मस्ट बी आल्सो डिफिकल्ट नो एज कंपेयर टू सुबह। हाँ, बट मैक्सिमम कांटेक्ट रात में ही होते हैं। तो उसमें होता बस ये है कि आपको पता होता है, आपने बताया कि मेरी टीम यहाँ पर, अगर ये इलाका है मेरी टीम ऐसे लगी हुई है, मेरे को पता है कि यहाँ से मिलिटेंट जाएंगे, तो मेरी सारी टीम यहाँ पर ही होगी, इसी तरह से होगी कि हम आपस में एक दूसरे के ऊपर फायर ना करें। एंड जब वो आएंगे तो वो यहाँ फायर होगा। फिर क्या होगा कि मिलिटेंट जब फायर करेगा तो वो फ्लैश दिखता है आपको कि वहाँ से फायर आ रहा है, वहाँ से आवाज़ आ रही है, वहाँ से कुछ हिल रहा है। तो बहुत बारीकियां हैं। हाँ, मतलब आपको पूरा फोकस रहना पड़ता है। जी। मतलब जैसे आप वीडियो गेम खेलते हैं ना, ठीक है, यस, बट वहाँ पे एक्चुअल है। हाँ। सो मुझे एक बात बताइए, हमने अभी गन्स की बात करी, वैसे ही बम, ऐसा तो नहीं लिए बम और फेंक दिए वहाँ पे, कई बार आपको वहाँ जाकर भी बम बनाना पड़ता होगा। आप आईडी बनाते हो, एक्सप्लोसिव डिवाइस बोलते हैं, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस। वो आप क्या है कि अपने साथ कैरी करते हैं एक्सप्लोसिव्स, एंड एज पर टारगेट की रिक्वायरमेंट कि आपको क्या चीज़ उड़ानी है या किस तरह का इफेक्ट चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप उसको पूरा बना के लगाते हो। एक्सप्लेन टू मी दिस, आई मीन क्या आप उड़ाना उसको रहने दो, मतलब जैसे बड़ी इम्प्रोवाइज्ड होती हैं कि दो इस तरह का, अगर आपने लकड़ी का पीस है उसके बीच में आईडी लगाई, अब वो अगर मिलिटेंट आएगा उसके ऊपर ऐसे पैर रखेगा तो वो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और वहाँ ब्लास्ट हो जाएगा। अब एक आदमी को उड़ाने के लिए आपको कितना एक्सप्लोजिव चाहिए, हर एक का कैलकुलेशन होता है, वो अलग है। एक घर को उड़ाने के लिए कितना चाहिए उसका अलग है। जो माइंस होती है जो आप लगाते हैं, मान लो आप जो आपके दुश्मन हैं तो उन्होंने माइंस लगाई हुई, अब आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं रात के समय आप जा रहे हैं तो आपकी टीम जा रही है, हाउ डू यू आइडेंटिफाई वेयर द माइंस आर, और उसको डिसफंक्शन कैसे करोगे आप? अगर क्लेमोर माइन लगी हुई है, जो ट्रिप बायर होता है, आपने मूवीज में देखा होगा कि एक पतला सा तार जा रहा है और वो हो गया। तो अब जैसे मेरे साथ हुआ कि ट्रिप बायर कभी नहीं मिला मेरे को, ठीक है, आईडीज थी। आईडीज क्या हुआ कि उन्होंने बड़ी क्रूड आईडी लगा रखी थी जो दूर से आपको दिखाई देगी या पता लग गया, ठीक। लेकिन यस, बहुत सारे इंसिडेंट हैं जहाँ पर आपको पता नहीं लगेगा एंड कैजुअलिटीज होती हैं। इनफैक्ट आदमी उड़ गया फिर या मतलब सामने मेरे व्हीकल एक बार हुआ है कि एक व्हीकल इसी तरह से उड़ा कि हम लोग जा रहे हैं और सामने ब्रिज के उसमें उन्होंने आईडी लगा रखी थी, वो पूरा उठता है, आप धम से आप देखेंगे कि तो अच्छी खासी इंजरीज, अच्छी खासी कैजुअलिटीज होती हैं जी। तो जैसे पुलवामा वाला हुआ था, पुलवामा वाला, तो मैं ये कहूँगा कि इसका किस तरह से आप रात में अगर आप जा रहे हो जी, तो जो स्काउट है
अगर उसने ध्यान दे रहा है, वो देख रहा है कि कुछ गड़बड़ है, कुछ चीज़ें जिस तरह की होनी चाहिए थी उससे कुछ अलग हैं, जहाँ पर नॉर्मल 1-2 लोग होने चाहिए थे बट आज कोई भी नहीं है, ठीक है, या जहाँ पर कुछ भी कटिंग नहीं होनी चाहिए थी या कुछ भी चीज़ हिली डुली नहीं होनी चाहिए थी बट वहाँ एकदम कुछ तो है, वो आपको सिम्टम्स पहचानने आने चाहिए। इसका मतलब है कि वहाँ कुछ ना कोई आया है, किसी ने कुछ किया है, तो अब आप ध्यान से देखोगे तो आपको हो सकता है पता लग जाए कि किस तरह से। अदरवाइज 21 की जैसे एक टीम जा रही थी एंड जो पहला बंदा था उसने ट्रिप किया और उछल गया 8-10 फीट ऊपर, उसका पूरा पैर उड़ गया। तो बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं ऐसे। पानी में भी लगाते हैं, हाँ, मापी लगाते हैं आप। हाँ। तो पानी की जो माइंस होती हैं वो अलग होती हैं, ज़मीन वाली अलग हैं, एंटी पर्सनल अलग हैं, क्लेमोर अलग है। आप जब डेजर्ट वगैरह में जाते हो, जब लड़ाई होती है, पूरी लड़ाई होती है, तो आप एंटी टैंक माइंस भी लगाते हो। तो वो दैट्स अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर। तो आप जब जा रहे हो तो अब आप लेके चलिए कि आपको जो मिलिटेंट्स मिलेंगे वो या तो आईडी लगा रखी होगी उसने कि ट्रिप वायर वाली लगा रखी होगी या जी क्रूड आईडी लगा रखी होगी। जी, स्लीप डेप्रिवेशन के बारे में मुझे बात करना था कि स्पेशल फोर्सेस में ट्रेनिंग में स्लीप डेप्रिवेशन का एक बड़ा रोल होता है। क्या अब ऐसा है कि कहीं भी किसी पोजीशन में भी आप सो सकते हो? कैसे? हाउ? इसकी तो बड़ी कहानियां हैं, पता है। मतलब मैं कमांडो कोर्स करने गया, हाँ, तो वहाँ पे भी सेम होता है कि आपको सोने नहीं देंगे, सोएंगे तो आप 1 घंटे 2 घंटे एंड पूरा फिजिकल बहुत ज़्यादा है, तो आपकी बॉडी क्या होती है, थकना शुरू कर देती है। एक दिन जग गए आप, 2 दिन जग गए, बट तीसरे दिन आपको नींद आ रही है, कुछ क्लास चल रही है, आप नींद आ रही है। कुछ लोग होंगे जो खड़े खड़े सो रहे हैं, कुछ लोग हैं जो बैठे हुए सो रहे हैं, आंखें खुली हुई हैं, तो बस आंख बंद कर लोगे तो इंस्ट्रक्टर कुछ और कराना शुरू कर देगा, आपको नाले में डाल पड़े हुए हो। फिर दौड़ रहे हैं रात में ना कि 20 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर है। तो मैंने क्या किया कि मैंने अपने सामने वाले का एक रस्सी बांधते हैं, हम कॉर्ड बोलते हैं, तो वो बांधते हैं, तो उस रस्सी को पकड़ लिया कि भाई तू चल, तू दौड़ता रहे, मैं तेरे पीछे हूँ। एंड मैं सो रहा हूँ, मेरे पीछे भी एक है, ऐसे ही है, ठीक है। अच्छा। अब क्या होता है कि अचानक से धाड़ गिरता हूँ मैं, क्योंकि वो सामने वाला भी गिरा, वो भी सो रहा है, ठीक है, उसे सोना नहीं चाहिए था वैसे, क्योंकि उसके ट्रस्ट पे मैं तो सो रहा हूँ। तो इस तरह से बड़े सारे होते हैं, मतलब बहुत सारों को चोट भी लगती है, बट आप कहीं पे भी सो जाते हो, कहीं पर भी किसी भी पोजीशन में सो जाते हो, आपको कोई रोल करा रहा है, कहीं ना कीचड़ में आपको डाल रखा है, थोड़ी देर में वो देखेगा कि अरे कीचड़ में आप सो रहे हो आराम से, कि अरे यार सही है, तो आप कोशिश करते हो कि जहाँ भी मौका मिल जाए 5 मिनट 10 मिनट तो चलो सो जाते हैं, या बॉडी हो सकता है कि अपने आप सो गई बॉडी। बट यस, जब आप दौड़ रहे हो, काम कर रहे हो, तो आप दौड़ते रहेंगे, आपकी बॉडी वो मैकेनिकल उसमें चल रही है, आपके पैर आगे भाग रहे हैं, आपका दिमाग शायद सो चुका है बट चल रहा है जी। बट ऑपरेशंस में ऐसे नहीं होता है। ऑपरेशंस में आप जब जाते हो और अगर लंबा ऑपरेशन है कि 4-5 दिन का है, तो आप हाइड आउट में हो या कहीं एक जगह पर हो, और रोटेशन में आप सोते हो फिर, भले ही 2 घंटे या 3 घंटे, बिकॉज ऑपरेशन में क्या होगा कि 1-2 दिन बाद ना आपका जो दिमाग है उसकी डिसीजन कैपेबिलिटी थोड़ी सी इफेक्ट करना शुरू कर दी है। तो अगर 3-4 दिन तक आपको कोई जगा के रखा हुआ है किसी ने, मतलब तो एब्सोल्युटली, हम तो कहते हैं नॉर्मल में भी कि यार स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब हमें लगता है कि यार अभी इट्स गोइंग लॉन्ग, अब लंबा जा रहा है, तो फिर हम रोटेशन में वो लेते हैं, भले ही वो 2 घंटे सोएं या 1 घंटे सोएं, या जैसे बोलते हैं कि पावर नैप है, बट यस कि सो दैट जब फायर हो रहा है या जब कांटेक्ट होने वाला है, उससे पहले आपकी डिसीजन कैपेबिलिटी बिल्कुल सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको बिल्कुल आपने देखा होगा कि सिर भारी हो जाएगा, या 2-3 दिन हो गए आप सोए नहीं हैं, वॉक कर रहे थे, चल रहे थे, पहाड़ घूम रहे थे, जंगल में थे, और उसके बाद भी आप कोशिश करते हैं कि अब नहीं सोऊंगा, तो वो फिर दिमाग में थोड़ा सा स्लो होना शुरू हो जाएगा जी। तो वहाँ पे आप रोटेशन लेते हो। बट यस, ट्रेनिंग में तो हम इंश्योर करते हैं, जो प्रोफेशनल आता है उसको भी कोशिश करते हैं कि जगा के रखें, या रात में उसको शाम को उसको ब्रेकफास्ट देंगे, सुबह उसको डिनर देंगे, उस तरह से उल्टा साइकिल चलाएंगे, बॉडी क्लॉक को चेंज करने की कोशिश करते हैं। दैट इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज लड़ाई कब होगी ये आप नहीं बोलोगे। ऐसा नहीं है ना कि महाभारत वाला समय नहीं है कि सुबह शंख बजेगा, ठीक है, फिर शाम को एक शंख बजेगा और उसके बाद सब जाएंगे और अपना अपना सो जाएंगे, वो वाली बात नहीं है। फायर पहले होता था कि फर्स्ट लाइट और लास्ट लाइट बड़े स्टैंड टू होता है हमारे यहाँ पर आर्मी में, जो पाकिस्तान के सामने पोस्ट हैं कि सभी आएंगे और अपना अपना वेपन और उसके ऊपर लग जाएंगे। इट इज लाइक कि जैसे अटैक आने वाला है।
बिकॉज उस टाइम पे क्या होता है कि दिन से आप रात में जा रहे हो तो आपकी आई साइट एडजस्ट होती है, वो सारा होता है। बट दैट अटैक कैन कम एट एनी टाइम, दिन में भी आ सकता है, रात में भी आ सकता है, सुबह आ सकता है, 4 बजे आ सकता है रात में, ठीक है। तो आपको हर समय के लिए तैयार होना चाहिए। तो वो हम प्रोफेशन में बस उसी तरह की कोशिश करते रहते हैं कि चलो ठीक है, आज रात में 2 बजे चलेंगे दौड़ने, अच्छा आज सुबह 4 बजे चलेंगे, अच्छा आज रात में 10 बजे चलेंगे, ठीक है। दिन में जाओ सो जाओ, या दौड़ के आया तो उसको बोलेंगे जाओ एक आर्टिकल लिख के लाओ किसी टॉपिक के ऊपर जी। तो दैट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। सर मुझे ये बताइए कि जैसे गो गेटर कहते हैं आपको, है ना, सब हर जगह आप जीतते हैं, जहाँ पर भी आप जाते हैं, जहाँ पर भी आपकी पोस्टिंग होती है, लेकिन ये प्यार में आप कैसे जीते? शादी कैसे हुई आपकी? व्हाट इज योर लव स्टोरी? हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। हम मतलब शायद यू आर द फर्स्ट वन जिसने पूछा है जी। मैं और मेरी वाइफ रीना, वी वर टुगेदर इन कॉलेज में साथ में नहीं थे, एक कॉलेज नहीं था, मैं किरोड़ीमल कॉलेज में था, वो दौलतराम कॉलेज में थी। मैं अपने कॉलेज विंग का सीनियर अंडर ऑफिसर था एनसीसी का, वो अपने कॉलेज की सीनियर अंडर ऑफिसर थी एनसीसी की जी। तो थर्ड ईयर में 2002 थर्ड ईयर में मैंने एक कॉलेज फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कराया था। तो उसके जो पोस्टर्स लगे थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, नॉर्थ कैंपस में या कहीं पर भी, उसमें मेरा नाम लिखा हुआ था कि फॉर एनी क्लेरिफिकेशन कॉन्टैक्ट SEO कौशलेंद्र सिंह एट दिस नंबर। तो एंड मेरे को एक ऑफिस मिला हुआ था कॉलेज में, एनसीसी जो ऑफिस था वहाँ पर मेरा प्रॉपर एक टेबल चेयर और ये सब होता था। तो मैं उस ऑफिस की स्टेयर्स पे बैठा हुआ था एंड रीना आती है पूछने के लिए कि भाई मतलब इस फेस्ट के बारे में। वो 3 दिन का फेस्टिवल था जी। तो जब वो स्टेयर्स पे जाने लगी तो मैं बीच में बैठा हुआ था, तो मैंने कहा या क्या हुआ जी। तो बोलते कि कौशलेंद्र से मिलना है। हाँ। तो मैंने कहा मैं ही हूँ। तो उसको लगा कि मतलब कॉलेज में जैसे जनरली होता है, तो उसने बोला ऐसे ही है, तो उसने कहा हाँ, और वो आगे चली गई। हाँ। तो वहाँ मेरा जूनियर बैठा हुआ था, एक सेकेंड ईयर का बच्चा नौटियाल जी। तो उसने पूछा कि हाँ मैम बताइए, तो उसने बोला कि कौशलेंद्र से मिलना है। तो उसने बोला कि सर तो वहीं बैठे हुए हैं। And I think that is the first time. So it was love at first sight? Yeah, love at first for you? Sight. Yes, for me. Okay. And I still remember it was 12th Feb, 13th, 14th को मेरा फेस्टिवल था। 12th को हम लोग मिले पहली बार। और फिर तो वैलेंटाइंस डे था। Yes, but वैलेंटाइन डे पे नहीं मिले। मतलब वो सी टोल, मैंने पूछा कि 14th यू आर कमिंग, तो उसने बोला नहीं मेरा कुछ काम है। तो मुझे लगा कि यार सी मस्ट बी तो मैंने कहा यार, बट फिर 15th या 16th को हम दोबारा मिले एंड मैंने कहा इससे पहले मतलब ये मैं चांस मिस कर दूं, तो आई प्रपोज्ड हर ऑन 22nd। वेरी क्विकली बिकॉज मैंने कहा कि नहीं यार ज़्यादा अभी फाइनल ईयर हो जाएगा, इसके बाद पता नहीं मैं कहाँ होऊंगा, ये कहाँ होगी। सो आई प्रपोज्ड हर। द ओनली इशू वाज कि वो ठीक था वहाँ पे। फिर क्या हुआ कि मेरा रिटन क्लियर हुआ CDS के लिए, SSB आया। तो जब मैं कोचिंग के लिए गया तो कोचिंग वालों ने कहा कि यार आपका ना अभी बॉर्डर लाइन है, नहीं होगा, आप दोबारा से करना तैयारी। तो मैंने कहा यार नहीं होगा तो मैं आपसे कोचिंग क्यों लूँगा अभी। तो मैं आ गया वापस एंड फिर रीना और हम दोनों एक साथ तैयारी करते थे एंड शी हेल्प मी अ लॉट। मतलब उसने बड़ी सारी मेरे को तैयारी कराई, एक्सटेम्पोर कैसे बोलना है, क्या करना है, वो सारी बेसिक जितने भी SSB के होते हैं। एंड आई गॉट सेलेक्टेड, आई वाज 6th इन UPSC मेरिट जब SSB का ही आया रिजल्ट आया। फिर जब ट्रेनिंग हुई, शी वाज डूइंग हर MBA। तो जब पासिंग आउट होती है तो आई थॉट कि ठीक है मैं पेरेंट्स को मिलवा दूंगा। तो पासिंग आउट में आई इनवाइटेड माय पेरेंट्स आल्सो एंड हर आल्सो। तो मिले एंड तो जो मेरी वाइफ है वो गोयल है, मैं जाट हूँ जी। तो अग्रवाल। यस अग्रवाल एंड मैं जाट हूँ। तो लोगों मतलब दोनों कम्युनिटी ना थोड़ी सी एक दूसरे से अलग हैं, काफ़ी अलग हैं। उसका पूरा बिजनेस साइड है, मेरा सर्विस साइड था। मेरे फादर सिविल उसमें गवर्नमेंट में थे। तो लोगों को फिट हुआ नहीं वो कि कॉम्बिनेशन ना, मतलब फैमिली ने बोला कि नहीं यार। एंड उसकी साइड था यार कि एक तो जाट है, दूसरा फौज में है, तो वो नीम चढ़ा करेला टाइप हो गया। मेरी साइड था कि यार बनिए हैं जनरली मारवाड़ीज नहीं शादी करवाते हैं। तो नहीं शादी हुई नहीं, मतलब ना वो दोनों ने मना कर दिया। हम 1-1.5 साल तक लगे रहे। करेक्ट। तो मेरी यूनिट यही थी। तो फौज में क्या होता है ना कि फौज इज अ फैमिली टू यू। मतलब पूरी यूनिट में जो ऑफिसर्स हैं, जवान हैं, तो उन सबको पता था रीना के बारे में, बिकॉज 1-1.5 साल से मैं ये सब चीज़ें कर रहे थे हम लोग। So you used to get calls, letters जैसे बताते हैं। हाँ या तो
फिर भी डिसाइडेड कि भाई हम शादी कर लेते हैं, कि घर वाले तो नहीं कराएंगे। एंड देन वी गॉट मैरिड इन आर्य समाज मंदिर। अच्छा। एंड सारे यूनिट वाले थे, बट ना उसकी फैमिली से कोई था, ना मेरी फैमिली से कोई था। बट आई विल टेल यू कि जब हमने घर लिया, मतलब फौज क्या करती है, आपको एक घर दे देती है मैरिड अकोमोडेशन, एंड मैं लेफ्टिनेंट ही था तब, बड़ी जल्दी सी शादी कर ली थी, बिकॉज उसके मुझे पता था कि अगले साल तो फील्ड जाना है। तो आई ऑल्सो रिक्वायर सम टाइम एज ए हस्बैंड एंड वाइफ। आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली ग्रेड से बाहर निकल के उसमें आते हो। तो जब पहली बार घर मिला तो वो घर तो मिल गया, बट हमारे पास तो पैसे ही नहीं थे तब तक, 6 पे कमीशन आया नहीं था, 10-12 हज़ार रुपये शायद तनख्वाह आती थी। एंड उसका जस्ट MBA ख़त्म हुआ था, जॉब शुरू हुआ था, तो जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे वो हमने बेसिक मैरिज में लगा दिए थे। तो यू विल नॉट बिलीव कि जो मेरी मेड थी वो हमसे एक दिन बोलती है कि अरे दूध फट जाता है, आपके पास फ्रिज नहीं है, आप मेरे से एक फ्रिज ले लो, मेरे पास 2 फ्रिज हैं। अरे बाप रे। बट ठीक है, धीरे धीरे हम लोग करते चले गए। कुछ टाइम बाद फैमिलीज भी मान गई 2-4 साल में। एंड मतलब इनफैक्ट इतना अच्छा हो गया कि अभी बहुत अच्छा है जी। बट शायद उस चीज इज गुड, आपने मना लिया अपने ससुर जी को, मतलब सबको मारवाड़ी ससुराल में। हाँ, उन्होंने टाइम दिया काफी, बहुत टाइम दिया उन्होंने। मेरे पेरेंट्स जल्दी मान गए थे, बट उन्होंने काफी टाइम दिया। बट यस, शायद उस शुरुआत ने क्या किया ना कि हम दोनों को एक ट्रस्ट रखा कि जैसा भी होगा ना हम कर लेंगे अपने आप। एंड मुझे अभी भी लगता है कि आप कुछ अपने आप सब कुछ कर सकते हो। डोंट रिक्वायर एनीवन कि आपको पूरा फैमिली सपोर्ट चाहिए, वो चाहिए। अगर आप चाहो तो आप 0 से भी शुरू कर सकते हो जी। एंड बट आपका विल होना चाहिए जी। इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल स्टोरी। या जी। मुझे एक बात बताइए, घर बाहर तो आप लीडर हैं, लेकिन घर पर किसकी चलती है? घर पे कमांडर उसकी चलती है। आर यू डू यू हैव परमिशन टू बाय स्मॉल थिंग्स? नहीं, मैं करता ही नहीं, वही बाय करती है। आप कुछ नहीं लेते फिर अपने लिए? वो होता है ना कि नहीं यार, मैंने अपनी मर्जी से ये खरीद लिया बिना बताए। मतलब मेरी ऐसी आदत है, आपने देखा होगा मैं यही कपड़े पहनता हूँ जी। तो वो बताती है कि चेंज कर लो, 3-4 दिन हो गए हैं। मतलब मैं केवल इनर वियर्स चेंज करता हूँ, अदरवाइज मतलब मुझे ज़्यादा शौक नहीं है। मतलब मुझे लगता है कि ठीक है, मतलब बेसिक जी। एंड बाकी सी इज़ द वन हु इज़ हैंडलिंग ऑल द थिंग्स एंड बहुत अच्छे से हैंडल कर रही है जी। तो मुझे लगता है यार कि मुझे जिस फील्ड में आप एक्सपर्ट नहीं हो उसमें नहीं घुसना चाहिए। जी। डू यू हैव अ सीक्रेट कोड विद योर फैमिली व्हेन यू आर जस्ट अवे to say that I am okay without saying anything much? सी इसमें इनफैक्ट मेरे साथ तो हुआ है कि जब मैंने आपको बताया था कि मैं ऑपरेशन के लिए गया, मैंने वाइफ को बताया, तो होता क्या था कि मैं उसको बस ये बताता था कि मैं बाहर जा रहा हूँ किसी काम से एंड ठीक है मैं कल आके बात करता हूँ। बट जब आप एक बार चले जाते हो एंड उस समय पे ना मोबाइल नेटवर्क होता था एंड जनरली आप मोबाइल वगैरह कैरी करते नहीं हो, जंगल में वैसे भी चलता नहीं था। तो जब मैं 5 या 6 दिन हो गए तो मेरी वाइफ ने फिर CEO को कॉल किया, तो मेरा हस्बैंड कहाँ है, वो 2 दिन के लिए बोल के गया था, अभी 5वां 6वां दिन चल रहा है। तो उसने बताया कि मैम मुझसे बात हुई थी 2 दिन पहले बट अभी वो आउट ऑफ नेटवर्क है, बट आई होप कि एवरीथिंग इज ओके। तो यस, कई बार शायद सभी फौजियों के साथ इस तरह के चांसेस आते हैं। सर मुझे एक बात बताइए, एक बड़ा ही पर्सनल सेंसिटिव सा क्वेश्चन है थोड़ा सा। एक फ्रेज चलता है, बी द मैन, अल्फा मैन, मर्दानगी, लड़के रोते नहीं हैं। हाउ डू यू डिफाइन मर्दानगी? मतलब आप क्या कहेंगे अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि इट इज़ अबाउट बीइंग वल्नरेबल और इट इज़ अबाउट बीइंग टफ? गुड क्वेश्चन। सी टफ किस चीज़ में? अगर आप मेरे से बेसिक पूछ लेना सिविल के लिए, जी ठीक है, तो मैं बताऊंगा मेरी जो अपब्रिंगिंग हुई वो सरस्वती शिशु मंदिर से शुरुआत हुई जी। तो जहाँ पर बोला जाता था और माना जाता था, आचार्य जी घर पे आते थे और वो पूछते थे, एक क्वेश्चन का सेट लेकर आते थे कि क्या आपका बच्चा हर दिन सुबह उठकर आपके पैर छूता है? क्या अपनी बहन को वो रेस्पेक्ट से बात करता है? उसके साथ लड़ता तो नहीं है? जब हम स्कूल जाते थे तो सभी आचार्य जी जितने होते थे सबके पैर छूते थे एंड आई स्टिल हैव दैट थिंग। मतलब मुझे किसी के, मेरे से अगर कोई बड़ा है तो मुझे किसी के पैर छूने में कोई शर्म नहीं है। सेकंड, अगर कोई ये कह रहा है कि मैं मर्द हूँ तो मैं किसी बच्चे पर, किसी बूढ़े पर, किसी औरत के ऊपर हाथ उठा सकता हूँ, देन मतलब मुझे दया आती है उसके ऊपर, देन वो मर्द नहीं है। अगर वो मर्द है, लोग इतने सारे इंसिडेंट्स होते हैं, आपने सुना होगा कि बस के अंदर किसी ने लड़की को छेड़ दिया, तब आपकी मर्दानगी कहाँ चली गई? है ना? लोग बाग, आपकी गाड़ी टच हो जाती है और आप
उतर कर अपनी बाजू ऊपर करके लड़ने शुरू कर देते हो। एब्सोल्युटली। बट आप उस बस में, उस ट्रेन में तो आप नहीं लड़े। अगर वो एक या दो बंदे थे जो अब किसी की भी बेटी को, बहू को, माँ को, किसी को भी अगर परेशान कर रहे थे, वो पूरी बस 50 लोग कर क्या रहे थे? वो मर्द नहीं थे क्या उस समय पे? उस टाइम कुछ और हो गया था। ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि शायद हम ना सिविक सेंस उसमें, या बेसिक जो हमारी वैल्यूज़ थी, इंडियन वैल्यूज़, मैं किसी और से कंपेयर नहीं करूँगा, हमारे यहाँ पर औरत को देवी बोला जाता था, हमारे पूजा होती है। एंड ऐसा नहीं है कि उसको हमने एक सॉफ्ट उसमें देखना शुरू कर दिया है, बट रानी लक्ष्मीबाई थी या दुर्गा थी या काली थी, ये सब वोमेन ही थी। तो मेरे लिए मुझे लगता है कि अगर आप मर्द हो तो आप रेस्पेक्ट करना सीखो, बेसिक चीज़ों को फॉलो करना सीखो। और अगर आप सच में आपको लगता है कि यू आर सो पावरफुल एंड यू कैन थ्रेस एनीवन, तो आप उनको करो ना जो इन लोगों को परेशान कर रहे हैं, छेड़ रहे हैं। अगर आपके सामने किसी बच्चे को कोई पीट रहा है या किसी लेडी के साथ कोई बदतमीजी कर रहा है, तो आप उसको रोको, तब आपको पता लगेगा ना कि हाँ एज ए मैन। बट सेइंग दिस कि मैंने किसी अपनी वाइफ के ऊपर हाथ उठा दिया, मतलब चौड़ में, तो मेरे को लगता है यार कि फिर तुम मर्द नहीं हो। ठीक है, और आप बोलते भी हो अपने दोस्तों में, या आजकल तो यंगस्टर्स हु गो टू कॉलेज बड़े चौड़ में बोलते हैं कि यू नो नॉट वन गर्ल, या सो मेनी गर्ल्स। हाँ, नहीं तो यस एंड बट समहाउ पता है, आई विल से कि शायद हमारे यहाँ जो कंटेंट अभी दिखा रहे हैं, मूवीज जो आ रही हैं, वेब सीरीज जो आ रही हैं, दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कि यस आप क्या प्रमोट क्या कर रहे हो। ठीक है, मतलब शिवलरी है ही नहीं, यू नो वेरी रेयर आई मीट अ जेंटलमैन जिसमें शिवलरी होगी, अदरवाइज देयर इज नो शिवलरी। तो सी दैट्स व्हाई, मतलब शायद मैं कहूँगा कि मैं उस स्कूल में था और उसके बाद फौज में आ गया। फौज में आप जाइए, अगर लेडीज बैठी हुई होंगी, ठीक है, अगर जनरल्स बैठ के बात कर रहे हैं, आई विल नॉट से कि लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, कर्नल, अगर जनरल्स भी बैठे हैं और एक लेडी एंटर करती है, सभी खड़े हो जाएंगे। वी आर स्टिल फॉलोइंग दैट थिंग। ठीक है, मतलब सीनियर ऑफिसर्स विल सैल्यूट द लेडी। तो मतलब आपको लेडी को इस तरह से ट्रीट करते हो, रेस्पेक्ट देते हो, एंड दैट्स व्हाई मतलब शायद फौज इसीलिए बची हुई है अभी भी। है ना, लोग रेस्पेक्ट करते हैं। जी सर, आर्मी में ऐसे कोई ट्रेडिशंस हैं जो सिविलियंस को शायद अजीब लगते हो, लेकिन बहुत गहरे ट्रेडिशंस होते हैं? बहुत सारे हैं जी। सबसे पहले आपने पूछा है ना, तो मैं एक बताऊंगा कि हमारे यहाँ एक सर्वधर्म स्थल होता है। अगर मैं एक ऐसी यूनिट में जाता हूँ जहाँ पर मुस्लिम ट्रुप्स हैं, तो मेरे को मस्जिद जाना होगा उनके साथ। मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं हिंदू होता तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। अगर मैं सिख यूनिट में जाता हूँ, सिखलाई यूनिट में जाता हूँ, तो मेरे को गुरुद्वारा जाना होगा। तो जो मेरा मजहब है वो है जो मेरे ट्रुप्स का मजहब है, वो ऑटोमेटिकली है, मैं उसमें कोई चॉइस नहीं है। एंड सब फॉलो करते हैं, हम हर धर्म को फॉलो करते हैं, हर चीज़ को, मतलब वो ट्रेडिशन है हमारा। उसके बाद में हर रेजिमेंट का एक ट्रेडिशन होता है। कोई रेजिमेंट होगी जो किसी एक ट्रेडिशन में फॉलो करिए, सपोज करिए आप राजपूताना राइफल्स में जाएंगे तो उनका अलग ट्रेडिशंस हैं, वो अभी भी बलि देते हैं, स्लोगन भी है ना, अलग वॉर क्राई होगा, अलग बैटल में जब जाएंगे तो जाट्स का अलग होगा, राजपूत का अलग होगा। क्या होता है सर, यहाँ बलि भी देते हैं? हाँ, जो राजपूत कंपनी होती है और जो गुरखा यूनिट्स हैं वो अभी भी बलि देते हैं। ठीक है, जब दशहरा होता है तो बलि देते हैं, एंड वो ट्रेडिशन है, चल रहा है। उसके बाद में जो खुखरी रखने का ट्रेडिशन है, या जो क्रॉस बेल्ट पहनते हैं राइफल्स में अंदर, वो ट्रेडिशन है। बट हर ट्रेडिशन के पीछे कोई ना कोई वैल्यू या कोई ना कोई मीनिंग छुपा हुआ है। मतलब फौज में गुड थिंग इज कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो बस किसी ने ऐसे ही बोल दिया और वो चल रही है। हर चीज़ रिटिन में है कि मेरे बाल कितने बड़े होंगे, जब मैं बहरे लगाऊंगा तो कितने निकल सकते हैं। ठीक है, जो ये कलम होंगे, ये कितनी लंबाई कितनी होगी, मूछें अगर होंगी तो वो ऊपर ही होंगी, नीचे इस तरह की मूछें नहीं होंगी, दैट इज़ नॉट अलाउड इन आर्मी। ठीक है, शूज़ के जो लेसेस हैं वो किस तरह से बांधे जाएंगे, जो आपका ट्राउजर है वो कहाँ तक आएगा, एवरीथिंग इज रिटिन। हर चीज़ का ट्रेडिशन है। अगर आप कड़ा पहनेंगे तो कड़ा कौन पहन सकता है, ठीक है, आप दाढ़ी नहीं बढ़ा सकते हैं, जो ऑपरेशनल एरियाज होते हैं केवल आप उसी में बढ़ाते हो। अदरवाइज अगर आप पीस में हो तो आप दाढ़ी बढ़ाने के लिए केवल सिख ट्रुप्स बढ़ा सकते हैं, और या फिर आपको मेडिकल एक्सक्यूज मिला हुआ है। तो बड़े सारे इतने सारे ट्रेडिशंस होते हैं, मतलब आई विल से किड्स आर्मी इज फुल ऑफ ट्रेडिशन। मतलब जब आप खाना खा रहे हैं तो उसकी एक परेड होती है। हाँ, अगर डाइनिंग हॉल में बैठ के सारे सीनियर ऑफिसर्स बैठे हुए हैं तो कौन कहाँ बैठेगा उसका एक तरतीब होती है। अगर टेबल है तो सबसे सामने एक
जूनियर मोस्ट ऑफिसर बैठता है, यहाँ पर एक पीएमसी होता है जो मैस कमेटी का प्रेसिडेंट होता है, वो बैठेगा, जो सीईओ होगा वो फिर किस तरह से एक सीटिंग प्लान बनाया जाता है, सब वैसे बैठेंगे। उसके बाद जब आप खाना खा रहे हो तो वो क्लोज है या ओपन है, अगर सीनियर मोस्ट ने खाना बंद कर दिया तो एवरीवन विल स्टॉप ईटिंग, ठीक है। तो बड़े सारे ट्रेडिशन है या, ठीक है, वी स्टिल रेज द टोस्ट। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार आप अभी भी अंग्रेजों वाले ट्रेडिशन फॉलो करो, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ट्रेडिशंस ऐसे हैं जो इंडियन आर्मी ने अपने लिए ही फॉलो कर रखे हैं। एंड पता है होता क्या है, आप उस चीज़ से कनेक्ट करते हो जी, आपकी वो आइडेंटिटी बनना शुरू होती है। एंड दैट्स वाई जब भी एक फौजी दूसरे फौजी से मिलता है तो वो तुरंत कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। बाकी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो वो कनेक्शन नहीं मिलेगा। आई स्टिल हैव दैट लिबर्टी कि मैं कैंट के अंदर किसी भी फौजी के घर पे जाकर अगर नौकर हुआ है बोलूँ कि सर आई एम सो एंड सो, आई वुड लाइक टू हैव ए कॉफ़ी, तो वो मना नहीं करेगा। एंड मेरी यूनिट के साथ अगर है तो मैंने तो अपने सीनियर्स के जाके घर के दरवाजे तोड़े हुए हैं रात में 2 बजे। मतलब इट वॉज ए नॉर्म कि अगर आप बैचलर हो, आपकी शादी नहीं हुई है, आप किसी भी मैरिड ऑफिसर के घर पे जाओ, रात में जब भी जाएंगे आपको वो खाना खिलाएगा। आप बोलिए कि मैम पराठे खिलाइए, ठीक है, तो वो लेडी उठेंगी, पराठे बनाएंगी, ठीक है। जो ऑफिसर होगा वो आपके लिए बियर लाएगा। दैट्स अनदर थिंग कि अगले दिन सुबह आपको 5 बजे पीटी आना है, उसका कोई एक्सक्यूज नहीं है। बट यस, वंस ऑफ द ड्यूटी ऑल इट्स अ फैमिली, everyone will look after you. So all ये traditions हैं, अभी भी चल रहे हैं जी। So there is one beer tradition that I have heard about. मैंने आप ही के इसमें देखा था वो। हाँ, What is that वो called? डाइनिंग इन का एक ट्रेडिशन होता है जब ऑफिसर And पहली you बार have to finish that beer. आई विल टेल यू इट्स नॉट बियर ओनली। Then? तो क्या होता है कि जैसे आई गॉट कमीशन इन 19 राजपूताना राइफल्स, तो एक बड़ा सा मग होता है या कुछ जगह पर जो ट्रॉफी होती है जो बड़ी सी वो होगी, उसके अंदर सारे ऑफिसर्स मिक्स करेंगे। ओके, रम भी होगी उसमें, विस्की भी होगी, बियर का बेस होगा या बियर का बेस होगा, तो वो पूरा इतना बड़ा उसको बियर में करके एंड देन उसमें वोदका, रम, विस्की सब मिक्स कर देंगे वो। एंड वो आपको पूरा एक बार में आपके होठ से हटना नहीं चाहिए। अगर आपने पीना शुरू किया तो वो तभी हटेगा जब वो खत्म हो गया है। तो यस, देयर आर केसेस के मतलब कुछ ऑफिसर्स वो खत्म करते हैं और उसके बाद वो लेट जाते हैं नीचे, ठीक है। वो 2 दिन बाद 3 दिन बाद उठते हैं फिर कि अच्छा क्या हुआ। बढ़िया, मैं कहूँगा कि कुछ जगह पे शायद ज़्यादा हो जाता है, बट अभी वो भी चीज़ें काफ़ी इम्प्रूव हो गई हैं। बढ़िया ट्रेडिशन है वो, डाइनिंग इन ट्रेडिशन है, डाइनिंग इन के अलग ट्रेडिशन है, डाइनिंग आउट के अलग ट्रेडिशन है कि आपको किस तरह से डाइन आउट किया जाता है जब आप पोस्टिंग जाते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। शायद ये सारी चीज़ें जब मिलती हैं, छोटे कहते हैं ना कि छोटा छोटा एक एक ईंट बन के घर बनाती है, तो इसी तरह के जब ये ट्रेडिशंस होते हैं, मतलब जब आप मंदिर परेड जाते हो या किसी भी परेड में जा रहे हो तो कौन कैसे खड़ा होगा, ऐसा नहीं है कि सब कहीं पर जाके खड़े हो गए। तो वो खड़े होने की एक तरतीब होगी कि सीनियर मोस्ट ऐसे होगा तो उसके लेफ्ट से सब खड़े होना शुरू होंगे, ठीक है। जब जा रहे हैं किसी उसमें तब कैसे होंगे, जब खाना खा रहे हैं तब कैसे होंगे, जब फैमिली जाएंगी लेडीज आई तब किस तरह से बिहेव करना है। तो सबका ट्रेडिशन है, सबके एक प्रॉपर ड्रिल है। एंड वो चीज़ें क्या होती हैं कि आपस में आपकी बॉन्डिंग्स को बहुत मजबूत कर देती हैं। आपको पता है कि जब मैं कहीं बाहर हूँ या मुझे कुछ हो जाएगा तो लोग बाग हैं जो यहाँ पर मेरी फैमिली को देख रहे हैं एंड हम देखते हैं। मैं अभी भी कहूँगा कि जो मेरी यूनिट में अगर कोई ऐसे लोग हैं जो किल्ड इन एक्शंस हुए तो यूनिट अभी भी ध्यान रखती है। वो लोग अभी भी फंक्शंस में आते हैं, एनुअल जो रेजिंग डे होते हैं उसमें आते हैं, ठीक है। हम लोगों के साथ पार्टियाँ अटेंड करते हैं, उनके बच्चे आते हैं। तो आपको इंसिडेंट बताता हूँ मैं, हमारे यहाँ बड़ा फेमस है, मतलब सारे जितने भी फौजियों से आप मिलोगे तो शायद मैक्सिमम को पता होगा, सिखलाई हर ट्रूप्स का ना अपना एक अलग एटीट्यूड होता है। जैसे सिख रेजिमेंट, सिखलाई रेजिमेंट, तो ये बंदे बड़े खुश होते हैं एकदम। कुछ भी वो होगा आप बोलोगे हाँ साहब चांद लेके आना हो जाएगा साहब, ठीक है। मतलब हाँ, तो इस तरह ना वही एकदम बिंदास होंगे। जो गोरखा होंगे, पहाड़ी ट्रूप्स होंगे ना, गढ़वाली होंगे, वो बड़े आपको सिंसियर एकदम बिल्कुल ओजी मिलेंगे कि जो रूल है आपने बोल दिया उस्ताद उधर जाके खड़े हो जाना बेंच के पास में, तो वो बेंच के पास खड़ा हो जाएगा, फिर वो खड़ा रहेगा जब तक आप उसे नहीं बोलोगे कि अब हट जाओ, तो वही हाँ वो रहेगा। उसके लिए वो आधे एकदम, तो हर एक की अपनी करेक्टरिस्टिक्स है। आपको वो जब आप जाते हो यूनिट के अंदर या जब आपको ट्रूप्स मिलते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भाई इनके साथ किस तरह से डील करना है, बिकॉज हर एक का अपना अलग एटीट्यूड है। कुछ लोग के साथ आपको एकदम जोश में आएगा और ये कर देंगे, वो हो जाएगा, तो वो उस तरह से है। कुछ लोगों को एकदम बताना पड़ेगा, जो पहाड़ी ट्रूप्स हैं उनको कई बार बताना पड़ेगा, इसको ऐसे करना है, बिल्कुल एक एक चीज़ समझानी पड़ेगी। जब मैं मणिपुर गया तो जो मेरा CSM था वो गोरखा था,
सेंट्रल नेपाल का एकदम बिल्कुल फिट। अगर मैं बोलता था कि सुबह 4 बजे मैं आऊँगा रिपोर्ट लेने, तो वो 3 बजे सबको खड़ा कर लेगा, 3:30 बजे तक खुद बताएगा क्या होगा कैसे होगा, उस तरह से ना। फिर अब बिल्कुल तो उस तरह का एकदम कोई वो नहीं। तो वो मैं देखता था कि मैं कुछ बोल रहा हूँ और वो लिख रहा है। तो बोलता था इतना क्या लिखता है ये यार, मतलब मैंने 4 आदेश दिए हैं, ये लिखे जा रहे हैं तब से। तो मैंने कहा एक बार दिखाना मेरे को उस्ताद क्या है ये। तो मैंने नोटबुक ली, तो ही यूज्ड टू राइट ईच एंड एवरीथिंग। अगर मैंने बोला ना कि सुनो श्रेष्ठा कल ऐसे होगा, तो वो उसको भी लिखता था जी। तो मैंने कहा अभी क्यों, हाँ। तो बोलता नहीं मतलब फॉर हिम जो मैंने बोला वो सब चीज़ आएगी उसके बाद वो। एंड ही वॉज जस्ट आई थिंक 8th पास हो ना। तो अगर कहीं है कि 2 लड़के कल वहाँ वर्किंग के लिए जाने, या 2 लड़के कल कार जिप्सी लेके जाएंगे, तो वो 2 सिर बनाएगा ऐसे और कार बना देगा कि वो जाएगा, ठीक है। बट आप एक गलती नहीं निकाल सकते हो, मतलब जो आप बोला है आपने वो, बट आपको बताना पड़ेगा एक एक चीज़, ठीक है। अपने जो सिख वाले ट्रुप्स हैं और वो है एकदम दिलदार, वो एकदम हो जाएगा साहब बस। आपने बोला वो हो सकता है बिल्कुल नहीं लिखे, फिर अगले दिन बोला साहब एक माड़ी सी गल हो गई है, तो आप समझ जाओ कि कुछ बम फट गया है, ठीक है। तो एक सिखलाई यूनिट थी, एक स्टेशन में डिप्लॉय थी, तो उनको बोला गया कि एक ग्राउंड बनाना, फुटबॉल ग्राउंड। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो एक इंजीनियर यूनिट होती है हमारे यहाँ पर, जिनके पास में जेसीबी और रोलर जो होते हैं ना, बड़ा सा जैसे रोड बनाई जाती है, ये सब होता है। तो वो उसके पास गए कि भाई हमको ना ग्राउंड बनाना है, तुम हमें ये दे दो, रोलर दे दो। तो उन्होंने कहा नहीं ये नहीं मिलेगा, कि ये हमारा कुछ काम चल रहा है, ये नहीं मिलेगा। उन्होंने रिक्वेस्ट वगैरह की, उन्होंने कहा यार हमें बताया गया है और ये मना कर रहे हैं। वो रात में जाते हैं, उस पूरे मशीन को उठा के लाते हैं, अपने ग्राउंड के अंदर दबा देते हैं, दबा के उसके ऊपर एकदम प्लेन करके, और अगले दिन से वो नॉर्मल। अब ये जो इंजीनियर यूनिट होती है बोलती है यार वो कहाँ गया, अब जो हमारे रोलर कहाँ गया पूरा। एंड वो इतना रोलर जो प्रॉपर मैकेनिकल वाला मशीन वो होता है जिसमें बंदा बैठ के चलाता है, ठीक है। तो सब ढूंढ रहे नहीं है, वो सिखलाई के पास आते हैं, अरे उस्ताद आपने देखा? नहीं हमने कहाँ देखा, आपने हम तो कल आए थे, आपने मना कर दिया था। पूरे 1-1.5 साल तक इंजीनियर यूनिट को रोलर नहीं मिलता है। उसके बाद जब वो जा रहे होते हैं दूसरे स्टेशन में, वहाँ से फील्ड पोस्टिंग आती है, तब वो बोलते हैं कि वहाँ पे दबा हुआ है हमारे ग्राउंड के अंदर, तुमने मना किया था ना इसलिए दबा दिया था, ठीक है जाके निकाल लो अभी। तो हर ट्रूप्स की ना अपनी एक आइडेंटिटी है, अलग उसका काम करने का तरीका अलग है, उसका बिहेवियर अलग है। नॉर्थ ईस्ट जो ट्रूप्स हैं, जो असम के हैं, नागालैंड के नागा ट्रूप्स हैं, मतलब रेजिमेंट के, असम रेजिमेंट के, ओ दे आर सो स्मार्ट। मतलब मणिपुर में मेरे पास कुछ बंदे वो भी थे, तो उनकी प्लाटून में जाओ तो वो इंग्लिश गाने चल रहे होंगे, गिटार बजा रहे होंगे, दे आर सो टैलेंटेड कि वो अपना धा लेकर जाएगा, बैम्बू काटेगा, कुछ फटाफट से हट वगैरह भी बना देगा। आपने बोला कि फंदे लगा दो जानवर पकड़ने के लिए रात में, अगर कहीं वैसे है तो वो फंदे भी लगा देगा। दे आर सो टैलेंटेड। मतलब उसको इंग्लिश लिखनी नहीं आती है बट ही सिंग्स, मतलब सब ब्रैन एडम और सारे, मतलब जितना शायद मेरे को भी नहीं आते हैं वो गाने, वो आपने सुना हुआ है। सो टैलेंटेड, वो ड्रम बजाएंगे, गिटार बजाएंगे, तो हर एक का अपना कैरेक्टरिस्टिक है। एंड राजपूताना राइफल्स में आप थे तो इनके क्या? या सो लाइक जाट एंड राजपूत ट्रूप्स, इन दोनों का भी थोड़ा अलग है। लाइक जाट ट्रूप्स होंगे वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, रनिंग में, देन वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, ये सारी चीज़ें। जो राजपूत हैं दे आर वेरी गुड इन सम स्किल्स, देन हंटिंग एंड फायरिंग में बड़े अच्छे होते हैं। जो मेरी फायरिंग टीम थी मैक्सिमम कंपोजिशन वाज फ्रॉम राजपूत, पर जो स्पोर्ट्स टीम्स होती हैं क्रॉस कंट्री, और वो मैक्सिमम कंपोजिशन इज फ्रॉम जाट। एंड आपस में जब इनके कंपटीशन होते हैं तो इट्स लाइक कि बिल्कुल इंडिया पाकिस्तान की तरह लड़ रहे होंगे, इंटर कंपनी अगर कंपटीशन है। तो हर एक का अलग ट्रेडिशन है सब, बट आपको पता होना चाहिए कि इस बंदे के साथ मेरे को प्यार से बात करना है, इसके साथ मेरे को थोड़ा सा चिल्ला के बात करना है, इसके साथ मेरे को या 4 बार बताना पड़ेगा, फिर उसके बाद समझाना पड़ेगा, हो सकता है फिर मुझे को करना पड़ेगा। जी सर, वॉर क्राई जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, हमने तो फिल्मों में ही देखा है। तो आई वॉन्ट टू नो डिफरेंट वॉर क्राइज, और वो जोश कैसे भरते हैं, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड कर देते हैं फौजी में। जैसे मैंने आपको बताया ना कि जितने फौजी हैं वो अपनी रेजिमेंट के लिए लड़ रहा है, अपनी यूनिट के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट है उसकी यूनिट, कि 19 राजरिफ के ऊपर ऐसा नाम नहीं आ जाना चाहिए कि भाई वो यूनिट वहाँ गई थी और वो इस काम को नहीं कर पाई, या 23 पैरासूट रेजिमेंट के ऊपर ये नाम नहीं आना चाहिए, या 6 पैरा के ऊपर ये नाम नहीं आना चाहिए। तो वो यूनिट हो गई, फिर उसकी वो रेजिमेंट हो गई, फिर आर्मी होगी, फिर वो देश हो गया। तो काम सभी देश के लिए कर रहे हैं, बट ग्राउंड के लेवल पे जो लड़ाई हो रही है
उस बंदे के लिए, उस जवान के लिए उसकी यूनिट इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा। और वो नाम नमक निशान की जो कहानी है वो वहाँ पर है सारा, उस झंडे का जो उसका रेजिमेंटल फ्लैग है, जो यूनिट का झंडा है, ठीक है, वो सारे ओवरऑल देश के लिए, तिरंगे के लिए लड़ रहे हैं। तो अब जैसे गोरखा रेजिमेंट है तो उनकी वॉर क्राई है कि जय महाकाली आयो गोरखाली, तो वो खुखरी निकाल के और वो सारा, अगर लास्ट जब चार्ज होता है बंकर के ऊपर या किसी दुश्मन के ऊपर, जब ट्रेडिशनल लड़ाई चल रही है, जब कारगिल हुआ है तो वो उस समय वो गाना कर, मतलब उस समय वो नारा दे रहे होंगे। बट ये बैटल क्राई आप उस समय यूज नहीं करते जब आप एम्बुश में हो या कन्वेंशन सीआई में, है ना। हाँ, सिमिलरली राजपूताना राइफल है, राजा रामचंद्र की जय बोलते हैं। देन मराठा लाई रेजिमेंट है तो उसका छत्रपति शिवाजी महाराज की जय वो बोलते हैं। तो हर रेजिमेंट के अपने अलग अलग वॉर क्राई हैं, ठीक है, बैटल क्राई हैं, जो उसको जोश देते हैं कि जब लड़ाई है या जब गुत्थम गुत्था की लड़ाई चल रही है या जब आप बंकर के ऊपर अटैक करने जा रहे हो तो वो बोलेगा, एक सीनियर बोलेगा या हो सकता है जूनियर मोस्ट जवान बोले, सब उसको फॉलो करेंगे। तो आपको लगता है ना कि एक फिर से रिफ्रेशिंग वो हो जाता है कि आपको लगता है कि नहीं यार वो चीज़ हाँ यूनिट के लिए है, कुछ भी हो जाए बट करेंगे। सर मुझे एक बात बताइए, वी विल टॉक अबाउट फेलियर। तो जब एक मिशन फेल होता है, हाउ डू यू हैंडल इट? कहीं आप कोने में रोते हो अकेले में, या हाउ डू यू प्रोसेस दैट डिफीट? आफ्टर ऑल यू आर ह्यूमन, मतलब आप रैम्बो तो हो नहीं कि सब कुछ झेल लिया है मैंने। हाँ, पता है यहाँ क्या है, एकेडमी से शुरुआत करते हैं कि जब आप सेलेक्ट होकर फौज में आए जी, तो जब एकेडमी पहुँचते हैं तो वहाँ से आपकी दिमाग की जो वायर होती है ना, वायरिंग, उसको रीवायर किया जाता है। जब आप एकेडमी पहुँचते हैं तो आप देखते हैं कि यार सब सेलेक्ट होके आए, तो सबको लगता है कि मैं ही हीरो हूँ, मैं ही सबसे अच्छा हूँ, मैं ही एकदम चैंपियन हूँ, देखो मैं पूरा एग्ज़ाम निकाला, एसएसबी निकाला, सेलेक्ट होके आ गया हूँ जी। बट एकेडमी में आपको पता लगता है कि आप 40 का ग्रुप है, कंपनी है आपकी कंपनी, या 300 जो आपके कोर्समेट हैं, उसमें किसी एक ने गलती करी और आप सब रगड़ा खा रहे हो, सब रगड़ा कर रहे हो, तो आपका दिमाग बोलता है यार ऐसे क्यों, मेरी तो गलती नहीं, मुझे तो पता भी नहीं है। बट वो कोर्स, पूरा कोर्स था, किसी ने एक ने गलती करी थी और पूरे कोर्स को रगड़ा लग रहा है। हो सकता है पूरी रात, मतलब ऐसा भी हुआ है कि उल्टियाँ हो गई और आप उसी उल्टी के ऊपर कपड़े उतार के वो रोल कर रहे हो, ठीक है, आपको अपने आप से बदबू आने लगती है। एंड शुरू में सब सिविलियंस आते हैं, जैसे मेरे जैसा लड़का तो किरोड़ीमल कॉलेज से पास आउट होकर वहाँ गया, तो मेरे को लगा अरे ये कैसी लाइफ है यार, मतलब कि कहाँ है। सिमिलर वे में फिर जब आप यूनिट आते हो और जब आप पैरा में आते हो तो फिर से प्रोविशन चलता है। प्रोविशन में जो आपने फेलियर्स का बोला, मैक्सिमम जो फेलियर्स नहीं ले पाते हैं या जो दिमाग से कमज़ोर होते हैं वो वैसे ही वापस चले जाते हैं। नाउ कमिंग टू ऑपरेशनल में, हर दिन आप ऑपरेशन में जा रहे हैं, आप 100 बार जब जाते हैं जो मैंने बताया, तब आपका 3 या 4 बार कांटेक्ट होता है। बट जब आप जाते हो और वापस आते हो तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इंडियन आर्मी में या आर्म फोर्सेस में, जो मुझे लगता है कोई भी फेलियर अगर हुआ है या कोई कमी रहेगी तो सबसे पहले तो जो ऑफिसर है, जो लीडर है, ये उसकी जिम्मेदारी है। इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरी टीम बहुत अच्छी है, अगर कुछ हुआ तो इसका मतलब है कि मैं उस चीज़ को ट्रेनिंग में इंश्योर नहीं कर पाया या उस कंटिजेंसी को उस समय में वो डिस्कस नहीं कर पाया, या तो आई विल इंश्योर कि मैं उस चीज़ पे फिर से काम करूं। तो जितने भी फेलियर्स होते हैं हम उसको एज ए फेलियर नहीं लेते, फेलियर्स हमें टीचिंग दे के जाते हैं, वो लर्निंग से हमारे लिए कि भाई अगली बार जब जाओ तो ये चीज़ें ध्यान रखना जी। या हम आते हैं इस बात पे कि टेररिस्ट जो है, फाइंडिंग अ टेररिस्ट, भीड़ में, जो भीड़ में छुप जाते हैं, तो इट्स लाइक फाइंडिंग अ निडल इन हेस्टैक जिसे कहते हैं। ये प्रोसेस कैसे काम करता है? इट्स मोर अबाउट इंटेलिजेंस, इट्स मोर अबाउट इंटेलिजेंस एंड इट्स मोर अबाउट कि आप कितने एक्टिव हैं, आपका नेटवर्क कितना अच्छा है, इंस्टिंक्ट ऑल्सो। यस, इंस्टिंक्ट है। मतलब कई बार ऐसा भी होता है कि आप गए मार्केट में एंड आपने एक बंदा देखा जी, आपको कुछ अलग लगेगा, उसने आपको देखा, उसे भी कुछ अलग लगेगा, एंड देन यू स्टार्ट फॉलोइंग कि नहीं कुछ गड़बड़ है, कहीं कुछ क्लिक है। आप फिर उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखेंगे, कई सारी चीज़ों को देखेंगे, तो आपको पता लगेगा कि कुछ गड़बड़ है, आप फॉलो कर रहे हैं। अदरवाइज जो आपका इंट नेटवर्क है कि आपके बच्चों के साथ, बूढ़ों के साथ में, लोग नॉर्मल लोगों के साथ में किस तरह का कनेक्ट है, अगर आपने बहुत अच्छा कनेक्ट बनाया हुआ है, सोर्सेस आपके बहुत अच्छे हैं, तो वो मिलना आसान होता है। अदरवाइज जो आपने बताया ना कि बहुत मुश्किल है, बिकॉज वो जो टेररिस्ट है वो वहीं का है, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में
पाकिस्तानी या चाइनीज टेररिस्ट नहीं आ रहे हैं, सब लोकल्स हैं, जी, सब हमारे ही से, यस, एक जैसे हैं, ठीक है। कोई किसी का भाई है, कोई किसी का रिलेटिव है, तो उसके भी अपने उतने ही फॉलोअर्स हैं, उसके हेल्पर्स हैं जो उसकी मदद कर रहे हैं। तो आप, ये टॉम एंड जेरी वाला गेम है कि आप कितने एक्टिव हैं या कितने प्रोएक्टिव हैं, कितने उससे आगे चल रहे हैं। जी, आपको पता होना चाहिए कि अगर इस गांव में एक बंदा है तो उस गांव में कितने लोग ऐसे हैं जो आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। सोर्स आपका कैसा है जो बहुत उस गांव से important है। या जी। बहुत इंपॉर्टेंट है। Is it true that training is more painful than actual enemy torture? लेट मी टेल यू दिस प्रोसेस ना, कि जब आपको दुश्मन पकड़ेगा, पहली बात तो टेररिस्ट कभी नहीं पकड़ता आपको, टेररिस्ट 100 में से एक बार पकड़ेगा, अदरवाइज आपकी डेड बॉडी ही मिलेगी। नाउ टॉर्चर, अगर आपने कैप्टन कालिया का नाम सुना होगा, जो जाट रेजिमेंट के थे, तो जिनका बहुत बुरी तरह से कट बॉडी के साथ ट्रीटमेंट करके और फिर बॉडी को दिया गया था, या एक नचिकेता सर हैं, उनको भी पकड़ा गया था। इनफैक्ट अभी ग्रुप कैप्टन अभिनंदन है जी, उनको भी पकड़ा गया था। जो जिनेवा कन्वेंशन है वो बोलता है कि अगर आप किसी भी प्रिजनर ऑफ वॉर को लेते हो या किसी भी दुश्मन को पकड़ते हो तो आप उसके साथ उसी तरह से ट्रीट करोगे जो उसका रैंक है, ठीक है। ये मैं थ्योरी बता रहा हूँ आपको कि आप उसका, वो केवल अगर मुझे पकड़ा जाता है, मेरे को अगर कोई दुश्मन पकड़ता है तो मैं अपना आईसी नंबर बताऊंगा, मैं अपना नाम बताऊंगा और यूनिट बताऊंगा, बस। but do they really follow this? नो वन फॉलोज, जी, ठीक है, नो वन फॉलोज, बिकॉज अगर आपने देखा होगा कि अभिनंदन वाले केस में जो वीडियो था कि बहुत मार पिटाई करी गई और वो, बट वो इंटरनेशनल लेवल पे इतना फ्लेयर अप हो गया था कि पाकिस्तान को उसको हैंड ओवर करना हुआ पड़ा एंड जिंदा वापस आ गया, या ज़्यादा और ज़्यादा नहीं हुआ, बट इट्स मेंटली एंड फिजिकली पेनफुल, यस। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारा, बिकॉज दे विल ट्राई कि आपको वो दोनों तरह से तोड़ दें। वो ये भी बोलेंगे कि देखो भारत ने तो तुमको छोड़ दिया है, ठीक है, उनको कोई चिंता नहीं है तुम्हारी, ना तुम्हारी फैमिली की, तुम हमारे लिए काम करो, तुम, बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड फिजिकली यस, मतलब आप उनके लिए दुश्मनी हो तो मतलब आपको बैठाल के कोई प्यार से तो बात करेगा नहीं। बहुत सारे तरीके होते हैं, पानी पिलाने के, करंट लगाने के, कई बड़े सारे तरीके होते हैं। जो मैंने कहा, सोने नहीं देंगे आपको, 5-6 दिन सोने नहीं दे रहा है कोई भी, खड़े हुए हो आप, ठीक है, मतलब कोई आप जैसे आओगे, कोई कुछ कर रहा है, कोई हो सकता है पिटाई करके चला जाए, कोई पानी डाल के चला जाए, कोई कुछ करके चला जाए, पर दे आर एंश्योरिंग कि आप सो नहीं पाओ। तो यस, तो मेंटली आप टूटने लगोगे, फिजिकली भी टूटोगे, तो बहुत सारे तरीके हैं। जी सर, इन योर एक्सपीरियंस व्हिच आर द टॉप 3 weapons that never fail a para SF soldier? टॉप 3, सी लाइक AK-47 मैंने बहुत यूज़ करी है, एंड AK-47 के साथ अच्छी चीज़ ये है कि अगर आपने देखा होगा कि ऑल ओवर वर्ल्ड यूज होता है वो हथियार, बड़ा ही सिंपल है, बहुत ही हैंडी है, और कहीं पे भी आप उसको छोड़ दीजिए, पानी में डाल दो, मिट्टी में डाल दो, उठाओगे जब भी ऐसे झाड़ो, वो फायर में शामिल हो जाता है। ट्रेवोर है, इट्स अ गुड वेपन, ट्रेवोर जो SF यूज़ कर रही है जी। और तीसरा वेपन जो पर्सनल वेपन है, वो मैक्सिमम यही 2 वेपन है जो हम लोग यूज़ करते हैं, अदरवाइज फिर वो स्नाइपर और बाकी वेपन्स आ जाते हैं। जी, बट आप कुछ भी बोलिए, आई फील इंटेलिजेंस इज द मोस्ट पावरफुल वेपन। या है ना? यस, बिकॉज एट दैट टाइम जैसे अभी ये वेनेजुला वाला केस हुआ है ना, जो पूरा ऑपरेशन हुआ, बहुत ही अच्छा ऑपरेशन किया, मतलब मैं कहूँगा आप एक सर्विंग प्रेसिडेंट को उठा के लेकर आ गए। एंड पता है जब डेल्टा फोर्स ने टच डाउन किया, विद इन आई थिंक 6 या 7 मिनट्स में तो दे वर आउट। बट कैसे हुआ, है ना, आप सोचो, पता है वो 2 या 3 महीने पहले ऑलरेडी पूरे उसका स्ट्रक्चर का कि कहाँ कहाँ वो हो सकता है प्रेसिडेंट, डेल्टा फोर्स वाज प्रैक्टिसिंग दैट थिंग कि ये कमरा होगा, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे। एंड इंट का काम जो था, इंट नेटवर्क, ऑलरेडी खबर है कि कुछ उनके सर्विंग जनरल्स डेल्टा फोर्स और US के साथ मिले हुए थे। जब ये टच डाउन करे होंगे तो कोई बंदा हो सकता है लेके गया हो कि यहाँ पर प्रेसिडेंट हैं। अदरवाइज ऐसे नहीं हो सकता ना कि मैं किसी नए कॉम्प्लेक्स में जाऊँ और विदिन उठाया और चल भी दिया। तो एंटायर थिंग, मतलब हमको दिखाई दिया कि डेल्टा फोर्स ने ऑपरेशन किया, बट हमको वो इंट नेटवर्क नहीं दिखाई दिया जो हो सकता है 6 महीने या 1 साल से काम कर रहा था। एंड उससे भी ज़्यादा, पता है, अगर जितने चाइनीज रडार थे कुछ नहीं चला, जो रशियंस एयर डिफेंस सिस्टम था वो भी नहीं चला, हो सकता है कि US ने 1 साल 2 साल 3 साल पहले ही उस सब के अंदर मॉलवेयर डाल रखे थे, सॉफ्टवेयर उसको हैक कर रखा था
कि जब ज़रूरत पड़ेगी तब करेंगे। एंड दिस थिंग हैपेंड जब ईरान में साइबर अटैक हुआ था, जो उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं जी। इजराइल ने बहुत पहले इंस्टॉल कर रखा था। माय गॉड। या सो हम लोगों को केवल वो चीज़ दिखती है जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, या टीवी में जब ब्लास्ट दिखता है, बट उसके पीछे कितना काम हुआ वो नहीं बहुत सारे लोग हैं जो उसमें इन्वॉल्व होते हैं। आपने जैसे बताया 6-7 मिनट्स 6-7 मिनट दे वर आउट, बट गुड ऑपरेशन, वेरी गुड जी ऑपरेशन। जी जी। सर इन योर लॉन्ग करियर कभी ऐसे हुआ है दैट यू हैव क्रॉस्ड लाइन फॉर द सेक ऑफ यू नो सर्विंग योर कंट्री? ऐसा कोई मिशन, वो कहते हैं ना मॉरली एक लाइन क्रॉस कर दी मैंने जस्ट फॉर द सेक ऑफ नेशन? सी मोरली अगर आप बोलोगे तो ऐसा कुछ होता नहीं है। जब लड़ाई होती है तो गीता में भी भगवान कृष्ण ने बोला है अर्जुन को कि भाई जो तुम सोच रहे हो कि मेरे चाचा हैं, मेरे ताऊ हैं, ये सब हैं, आपका कर्म है लड़ना, तो आप उसकी टेंशन मत लो, तो बस ठीक है। तो सेम जब आप जाते हो ऑपरेशन करने तो आप ये नहीं सोचते कि भाई बंदा मरेगा जिएगा, बिकॉज अगर आप ये सोचोगे तो शायद आपकी डेड बॉडी आएगी। एब्सोल्युटली। या तो वहाँ पर वो बहुत थिन लाइन है, बट यस हम लोग ये ज़रूर इंश्योर करते हैं कि ऐसा ना हो कि सिविलियंस कैजुअल्टी हो या कोलेटरल डैमेज हो। जी। एंड एनी वन ऑफिसर यू एडमायर मोस्ट जिनका इतना नाम नहीं है? नाउअडेज वी सी अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम आर्मी वगैरह हर जगह से पॉडकास्ट पे आते हैं, बट ऐसा कोई जिनका काम आप एडमायर करते हैं लेकिन जिनका नाम ज़्यादा लोग नहीं जानते? हाँ बिल्कुल हैं, एंड इनफैक्ट मैं खुद नहीं जानता था उनके बारे में। मेरे को अभी थोड़े दिनों पहले ही हम लोगों को पता लगा कि कर्नल मोहिंदर हैं। एंड क्यों है वो मैं बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है जी। 1965 से पहले स्पेशल फोर्सेस नहीं होती थी इंडिया में, पाकिस्तान में हमसे पहले हो गई थी। तो एक मेजर मेक सिंह थे राजरिफ के, उन्होंने आर्मी कमांडर को बोला जब 1965 की लड़ाई थी कि वो वर्ल्ड वॉर 2 के वेटरन थे जी। तो उस समय वो बाहर जाकर ऑपरेशन बिहाइंड एनिमी लाइंस उन्होंने किए हुए थे। तो उन्होंने बोला कि मेरे को वो एक्सपीरियंस है, तो आप मेरे को कुछ बंदे दो, मैं उनके साथ जाऊंगा पाकिस्तान में, ऑपरेट करूंगा, रेड करूंगा और उन सब करके आऊँगा। तो जो आर्मी कमांडर थे, कई लड़ाई चल रही थी, तो उन्होंने कहा ठीक है करो, तुम क्या कर सकते हो। तो उन्होंने ऑर्डर्स पास किए कि भाई इनको जो चाहिए वो चीज़ दे दो, जो वो बंदे चाहिए। तो 3 राजरिफ से उन्होंने एक प्लाटून ली लगभग 20 से 30 के लिए, जिसमें एक ऑफिसर थे उस समय पे लेफ्टिनेंट मोहिंदर सिंह, वो भी थे। और ये लोग गए पाकिस्तान में, गए, रेड करी, इन्होंने लिंकअप कराया। तो एक रेड में जब ये करके वापस आते हैं तो कमांडर जो ब्रिगेडियर साहब थे उन्होंने पूछा कि भाई क्या हुआ, तुमने कितने बंदे मारे? तो इन्होंने बोला कि शायद 10 से 15 लोग हमने पाकिस्तान के जिस पोस्ट पर अटैक किया उसमें 15-20 उनके मारे हैं। तो कमांडर बोलता है अरे नहीं यार, ऐसे थोड़ी ना होता है, मतलब 15-20 तो नहीं होंगे, 4-5 होंगे, तुम इतने लोग जाके 15-20 मार दे। एक्चुअली क्या होता है कि जब लड़ाई होती है हाई ऑल्टीट्यूड में तो हमारा एक रेशियो होता है कि अगर एक दुश्मन बैठा हुआ है तो उसके लिए लगभग 5 से 7 लोग जाएंगे, ठीक है। तो अगर 15-20 आप कह रहे हो तो मतलब आपको 100 बंदे चाहिए होंगे 15-20 लोगों को मारने के लिए। तो इन्होंने कहा कि नहीं। तो बोले कि नहीं, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? प्रूफ क्या है यार, मतलब कैसे लाओगे प्रूफ? फिर क्या होता है कि थोड़े दिनों बाद ये फिर जाते हैं ऑपरेशन करने, एंड उस ऑपरेशन में मेक सिंह जो सर थे उनके गोली लग जाती है। तो मोहिंदर सर उनको उठा के लाते हैं, एंड मोहिंदर सर इज़ लाइक 6'2" एंड अभी भी इतने स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल ना 86 ईयर ओल्ड हो चुके हैं अभी वो सर, ठीक है। हम लोग मिले थे उनसे चंडीगढ़ में, तो वो उठा के लेके आ रहे होते हैं तो एक पाकिस्तानी पोस्ट आती है। मोहिंदर सर और उनकी टीम उस पोस्ट पे अटैक करती है। अटैक करती तो एक पाकिस्तानी ऑफिसर होता है, वो सामने से ऐसे आता है लेके बैनर चार्ज करता है, बिकॉज गुत्थम गुत्था की लड़ाई चल रही है, एंड मोहिंदर सर इज टॉल ह्यूज। तो मोहिंदर सर उसको पहले मार देते हैं, बैनर से मारते हैं, मार जाता है। तो पाकिस्तानी अफसर के साथ वाला बंदा था, बिकॉज ये इनकी पोस्ट थी, तो वहाँ से साइड से आता है और इनके यहाँ पर एक या राइफल का बट मारता है और ये गिर जाते हैं। गिर के जब थोड़ी देर बाद ये उठते हैं तब तक देखते हैं कि काफ़ी लोग मर चुके हैं। ये वापस आते हैं, मेक सिंह सर को अपने साथ लाते हैं, उस कमांडर के सामने एक बोरा रख देते हैं कि आपने पिछली बार बोला था कि क्या प्रूफ है, ये ले। कमांडर उस बोरे को खोलते हैं तो उसमें 37 नाक और 74 कान थे पाकिस्तानियों के। ओह माय गॉड, ठीक है, 37 नाक थी उसमें। वो काट के लेके आते हैं कि आपने प्रूफ बोला था, इस बार हम प्रूफ लेके आ गए हैं। कहानी यहीं नहीं ख़त्म होती है।
जो इनकी चोट लगी थी तो इनको दिखना बंद हो जाता है 1-2 महीने बाद, और ये हॉस्पिटल चले जाते हैं। जो मेजर मेघ सिंह थे वो हॉस्पिटल में थे, इनकी गोली लग गई थी। आर्मी कमांडर आते हैं एंड मेजर मेघ सिंह को वीर चक्र दिया जाता है कि आपको वीर चक्र दिया जाए। तो आर्मी कमांडर बोलते हैं कि यार और कोई था जिसने इतना अच्छा काम किया? तो उन्होंने बोला कि सर आपने मुझे तो वीर चक्र दिया है, बट जो सबसे ज़्यादा काम किया वो मोहिंदर ने किया है, आप उसको दीजिए परमवीर चक्र या महावीर चक्र देना है तो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, उसका साइटेशन जाएगा। उस समय तक क्या होता था कि वीर चक्र तक आर्मी कमांडर दे सकते थे, तो महावीर चक्र के लिए इनका साइटेशन जाता है, साइटेशन मिनिस्ट्री में आता है। तो जिसने साइटेशन लिखा उन्होंने वो भी लिख दिया कि इस तरह से 37 नाक और 74 कान काट के लाए। तो जो कमेटी बैठी उन्होंने बोला नहीं ये तो जिनेवा कन्वेंशन के अगेंस्ट हो गया है, इनके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लो, ठीक है। एंड सर को मिला भी कुछ नहीं। अच्छा, इसी बीच में मेघ सिंह सर सही हो जाते हैं एंड फिर उनको बोला जाता है कि आप स्पेशल फोर्सेस रेज करो। तो ये जो पूरी टीम थी उस टीम का नाम था मेघदूत फोर्स, जो ये 1965 में ये ऑपरेशंस कर रही थी। दैट एंटायर मेघदूत फोर्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू 9 पैरा SF। तो 9 पैरा इज द ओल्डेस्ट स्पेशल फोर्स यूनिट हमारी इंडियन आर्मी की, जो कन्वर्ट हुई थी मेघदूत फोर्सेस से। एंड मेघ सिंह सर इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि वो 2 साल तक हॉस्पिटल में थे, उनके 2-2.5 हज़ार इंजेक्शन लगे तो उनको आईसाइट थोड़ी सी सही हुई एंड वो मेडिकल अनफिट हो गए इस पूरे ऑपरेशन के कारण। तो जब हमने पूरा ये सुना तो हमको लगा कि यार सर ना तो 9 पैरा में जा पाए, ना सर को कोई अवार्ड मिला, एंड ही हैज़ डन सो मच। मतलब ये तो मैं आपको 2 ऑपरेशन बता रहा हूँ, अदरवाइज उस एंटायर ड्यूरेशन में कई सारे और भी ऑपरेशन हुए इनकी टीम ने जो किए। तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना सब कुछ कर दिया एंड लोग बाग जानते नहीं है, लोग नहीं जानते। ये आज की डेट में तो क्या हुआ कि मीडिया है तो कुछ भी छोटा सा ऑपरेशन होता है तो फट से वो लोगों को पता लग जाता है कि ऐसा हुआ है। तो मतलब सैल्यूट टू हिम, या सैल्यूट टू हिम। तो अमेजिंग, क्योंकि हम तो नहीं जानते ये सब, और थैंक यू सो मच, आपकी वजह से हम जान भी पाए उनकी। नहीं मतलब आई एम श्योर कि आपके चैनल के थ्रू और लोग भी जानेंगे जी, है ना, बिकॉज बहुत सारे ऐसे हीरो हैं, अनसंग हीरोज हैं जिन्होंने मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा काम किया, बहुत काम किया हुआ है। मतलब शायद उन्होंने अपना पूरा सब कुछ न्यौछावर कर दिया जो हम बोलते हैं ना देश के लिए। तो मुझे एक प्रॉमिस कीजिए, एक और एपिसोड हम करेंगे कभी भी बाद में, बट वी विल टॉक ओनली अबाउट दीज अनसंग हीरोज। ओके, पक्का, है ना, ओनली अबाउट देम। लाइक एक स्टोरी में ही, मतलब मैं सोच रही हूँ लाइक हम क्या कर, हम कुछ नहीं करते हैं, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। लाइक व्हाट आर वी, नॉट इवन सम पार्टिकल इन फ्रंट ऑफ देयर, एंड दिस इज लाइक बहुत से लोग हैं। मतलब पिछले 1-2 साल में तो और लोगों से हम ऐसे मिले ना जी, कि जो पता लगता है कि यार कितने लोग हैं जिन्होंने किया। इनफैक्ट अभी हमने एक 1971 के बड़े सारे वेटरन्स कवर किए थे जी, तो अगेन मतलब हैट्स अप टू देम, एंड योर वर्क इज लाइक, आई एम अ बिग फैन ऑफ योर वर्क। थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग ऑल दीज पीपल ऑन योर शो, एंड देखते ही एनर्जी आ जाती है कि मतलब आपके शो पे ही देखने मिलता है, अदरवाइज आई थिंक ट्राई कर रहे हैं। यस यस, सी एज आई टोल्ड यू, आपके शो की वजह से ना इट फिल्टर्स, क्योंकि आपको भी पता है कि हमें क्या बोलना है और उन्हें भी पता है कि उन्हें क्या बोलना है। अदरवाइज दूसरे शोज में समटाइम्स लेमैन लाइक मी, हमें नहीं पता है कि इंटरनली क्या हो रहा है, तो सामने वाला अगर कुछ ज़्यादा हाइप करके भी बोल दे और मेक अप स्टोरीज, सो वी डू नॉट नो, वी पीपल बिलीव। नहीं, हम कोशिश करते हैं कि इस तरह के जितने अनसंग हैं या जिनके बारे में लोगों को नहीं पता है, बिकॉज पुराने समय में ना सोशल मीडिया थी ना कुछ इस तरह की चीज़ें थी जिससे पता लगे ज़्यादा, कि उन लोगों को लेकर आए, उनके बारे में पता लगे। ग्रेट वर्क डन बाय यू, थैंक यू सो मच सर कि आप आज आए, समय निकाला, एंड सो मेनी स्टोरीज यू सेड, एंड दिस ऑपरेशनल पार्ट, अ टाइनी बिट व्हाट वी हैव डन टुवर्ड्स आवर नेशन। आई थिंक इस बहुत कुछ करते हैं हम लोग, लेकिन ये एक छोटा सा जी, अगर लोगों के लिए लेकर आए हम तो ये। और लेट मी नो व्हाट आर योर कमेंट्स, लेट मी नो व्हाट आर योर व्यूज़। सर ने जितने भी ऑपरेशनल डिटेल्स है शेयर किए हैं, मुझे नहीं लगता मैंने कहीं सुने हैं कि क्या होता है, बिकॉज इन मूवीज इट लुक्स रियल, इट लुक्स लाइक ओह बहुत रैम्बो वाला काम है, बम फेंक दिया, गोली चलाई, इट्स वेरी इजी, बट इट्स नॉट दैट इजी। हर जगह दिमाग, इंटेलिजेंस, इंस्टिंक्ट काम करता है, हर जगह दिमाग काम करता है, हर जगह आपकी पूरी टीम काम करती है, बिकॉज एक की भी गलती से सबकी जान जा सकती है। Absolutely. वो बहुत जरूरी है, द टीम वर्क। और आर्मी यही तो सिखाती है, एक रहना, बिल्कुल, यूनिटी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, जय हिंद। जय हिंद।